भी हार्ड डिस्क होती है ना, हार्ड डिस्क की जो सबसे छोटी इकाई होती है उन्हें अपन बोलते हैं सेक्टर्स। और 512 बाइट्स का क्या होता है अपना एक सेक्टर होता है, ठीक है। ये एक ब्लॉक डिवाइस होता है, एक मेमोरी डिवाइस होता है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो हार्ड डिस्क होती है ना, हर हार्ड डिस्क क्या करती है, आपका डेटा स्टोर करने के लिए आपके डेटा को 512 बाइट में ब्रेक करती है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क खुद क्या करती है, 512 बाइट का डेटा स्टोर करती है। जैसे हडूप 128 बाइट में ब्रेक करेगा ना, तो जब अपन कोई फाइल सेव करते हैं, सपोज करो हर फाइल सिस्टम का अपना ब्लॉक साइज होता है। तो जब फाइल सिस्टम डेटा ट्रांसफर करता है कि मानो आपने एक फाइल कॉपी करी, ठीक है, वन ड्राइव से दूसरे ड्राइव में आपने कॉपी करी, तो कॉपी करने का काम कौन करेगा, आपका फाइल सिस्टम करेगा। तो फाइल सिस्टम क्या करता है, ब्लॉक बाय ब्लॉक कॉपी करता है। अगर एक ब्लॉक की साइज 128 MB है, तो एक बार में 128 MB डेटा को एक पूरे ब्लॉक को उठाएगा, कॉपी करेगा, फिर दूसरे 128 MB ब्लॉक को उठाएगा, फिर कॉपी करेगा। लेकिन वो जो 128 MB का ब्लॉक है, वो भी किस में डिवाइड हो रखा है, 512 बाइट में डिवाइड हो रखा है, डिस्क के अंदर जो स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है। और सपोज करो अगर तुम कोई फाइल 5 या 10 MB की फाइल स्टोर करते हो बिग डेटा के अंदर, अब तुम सोचो कि यार हमारी ब्लॉक साइज तो 128 MB है। यस, डेफिनेटली आपकी ब्लॉक साइज 128 MB है, और यू विल गेट ए वन ब्लॉक टू स्टोर दिस डेटा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेमोरी में 128 MB डेटा स्पेंड करोगे, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि अपना जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में 128 MB का डेटा ऑक्यूपाई होगा। हार्ड डिस्क 128 MB ऑक्यूपाई नहीं करेगी। हार्ड डिस्क में तो अपना डेटा कितना है, 10 MB का है। तो अगर हार्ड डिस्क के स्पेस की बात करोगे, तो हार्ड डिस्क में तो आपका 10 MB स्पेस ही ऑक्यूपाई होगा, ठीक है। लेकिन ये एक ब्लॉक है, और ब्लॉक साइज अलग चीज़ होती है। ब्लॉक साइज मेटा इन्फॉर्मेशन की तरह है कि एक ब्लॉक मैक्सिमम 128 MB का हो सकता है। तो ब्लॉक बाय ब्लॉक कैलकुलेशन होता है। तो दिस 10 MB ब्लॉक विल बी कंसिडर एज ए सिंगल ब्लॉक ऑफ 128 MB। पर जो ये स्टोरेज लेगा, जो स्पेस लेगा मेमोरी में, वो तो 10 MB का ही लेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी साइज़ 10 MB है। तो साइज़ मतलब डेटा स्टोर कर रहे हैं हार्ड डिस्क में, वो तो 10 MB स्टोर होगा। लेकिन ब्लॉक साइज का मतलब है कि जो नेम नोड है, तो वहाँ पे जो एंट्रीज आएगी, वहाँ पे ये एक ब्लॉक की तरह शो करेगा पूरा। और वहाँ पे एक ब्लॉक मैक्सिमम 128 MB का हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। कोई और डाउट है किसी का तो पूछो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। एनी डाउट गाइस? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर, कोई डाउट नहीं है तो।
तो देखो आई थिंक आपने HDFS की थ्योरी पढ़ ली होगी, जो बुक मैंने आपको प्रोवाइड करी थी उस बुक से। तो थ्योरी बेसिस पे आई थिंक आपका क्लियर होना चाहिए कि क्या अपन पढ़ रहे थे। तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें अपने को पता है, वो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ वापस से फटाफट। थ्योरेटिकल पार्ट आई विल नॉट कवर, वो आपने बुक में पढ़ लिया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो फिर मैं उसको डिस्कस कर लूँगा। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नेक्स्ट वीक में आप पढ़ सकते हो और आप मेरे से कभी भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि इट विल टेक टाइम। अगर मैं थ्योरी यहाँ पे डिस्कस करने लगा तो द कोर्स विल बी वेरी लेंदी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अपने पास एक्चुअल में जो प्रॉपर कंसेप्ट है हडूप का, उसमें HDFS मेन कंपोनेंट है जो डेटा स्टोर करता है, और उसके दो मेन कंपोनेंट है। एक अपना नेम नोड होता है जो सारी मेटा इन्फॉर्मेशन रखता है, और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है। अगर नेम नोड ख़राब हुआ तो डेटा रिकवर करना पॉसिबल नहीं है। और उस जो डेटा अपना स्टोर होता है वो भी रेप्लिकेट होता है। तो रेप्लिकेशन के लिए अपने पास मल्टीपल क्या होते हैं, डेटा नोड्स होते हैं। तो यू कैन जस्ट सी अपने पास बहुत सारे डेटा नोड होते हैं जिनमें अपन ब्लॉक को स्टोर करते हैं, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो जो एक्चुअल डेटा स्टोर होता है वो तो आपके डेटा नोड्स पे स्टोर होता है। तो डेटा नोड्स पे अपना डेटा स्टोर होगा। ये फर्स्ट नोड है, सेकंड नोड है, थर्ड नोड है। अब डेटा की सिक्योरिटी, क्योंकि अपने पास एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है नेम नोड, तो उसको रिकवर करने के लिए ये हमेशा एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर रहता है हडूप में। ये नेटवर्क में कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर नेम नोड ख़राब हुआ तो अपन अपने सिस्टम को रिकवर नहीं कर सकते, अपन डेटा लॉस अपना होगा ही होगा। तो डेटा लॉस की सर्टेनिटी है कि देयर विल बी डेटा लॉस इफ़ नेम नोड फेल्स। तो अपन क्या करते हैं कि पीरियोडिक चेकअप के लिए एक सेकेंडरी नेम नोड सर्विस को ऑटोमेटिकली अभी हडूप वर्जन 2 से एक सेकेंडरी नेम नोड सर्विस चल रही होती है। इसका काम ये होता है कि ये क्या करता है, ये चेक पॉइंट्स क्रिएट करता है आपके नेम नोड के। नेम नोड वैसे दो चीज़ें स्टोर करता है। एक तो स्टोर करता है FS इमेज जो कि परमानेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं फाइल सिस्टम इमेज, जिसमें उसको पता रहता है कि क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं और जो करंटली चेंजेस गोइंग ऑन है, जो करंटली फाइल्स अपडेट हो रही है, ब्लॉक्स अपडेट हो रहे हैं, जो भी करंट काम हो रहा है, उस करंट काम को हम बोलते हैं एडिट लॉग्स। तो एडिट लॉग्स क्या होते हैं, एडिट लॉग्स अपने परमानेंट नहीं होते, टेम्प्रेरी होते हैं। और ये करंट टाइम पे जैसे होता क्या कि देखो नेम नोड के वो ब्लॉक के बारे में कुछ पता नहीं होता है। नेम नोड को सिर्फ फाइल सिस्टम के बारे में पता होता है कि यार कितने नोड्स हैं, कौन से नोड पे क्या रखा हुआ है। अब जैसे ही सिस्टम अप होता है ना, और अपन स्टार्ट करते हैं DFS सर्विसेज को, तो सारे नेम नोड की सर्विस स्टार्ट होगी। ये नेम नोड स्टार्ट होगा, ये नेम नोड स्टार्ट होगा, ये नेम नोड स्टार्ट होगा, और सारे नेम नोड क्या करेंगे, सारे के सारे नेम नोड अपने को इन्फॉर्मेशन सेंड करना स्टार्ट करेंगे, जैसे अपन बोलते थे हार्ट बीट सिग्नल। तो ये नेम नोड अपनी ब्लॉक रिपोर्ट लेके जाएगा कि मेरे पास क्या क्या रखा हुआ है। वो ब्लॉक रिपोर्ट लेके ये नेम नोड अपना कहाँ पे जाएगा, ये नेम नोड अपना इस ब्लॉक रिपोर्ट को जाके सबमिट करेगा नेम नोड को, और नेम नोड इसकी एंट्री कर देगा एडिट लॉग्स में कि करंट टाइम पे इस डाटा नोड पे क्या क्या फाइल चल रही है। ये भी लेके जाएगा अपनी रिपोर्ट। इसकी रिपोर्ट की भी एंट्री कहाँ हो जाएगी, आपके एडिट लॉग्स में जाएगी। फाइल सिस्टम पहले से क्रिएट किया हुआ है कि कहाँ पे डेटा स्टोर करना है वगैरह वगैरह, कहाँ पे फाइल्स अपने स्टोर हो रही है, और ये भी जाके एडिट लॉग में सेव हो जाएगी। एडिट लॉग रैम में चलता है अपना पूरा। तो अगर नेम नोड कभी भी फेल हुआ तो जो एडिट लॉग्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। और जो भी करंट टास्क चल रहा था, जो भी करंट मतलब कोई अगर बंदा फाइल रीड कर रहा था, कोई फाइल राइट कर रहा था, कोई जॉब चल रही थी, तो वो सारा काम कहाँ पे हो रहा था, अपना एडिट लॉग्स में हो रहा था। तो इसीलिए एडिट लॉग आपके लॉस हो जाते हैं, तो फिर आप डेटा रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे जो डेटा प्रोसेस कर रहे थे वो पूरा का पूरा डेटा आपका लॉस हो चुका है, ठीक है। और चूंकि ये क्या करता रहता है, ये अपना जो नेम नोड खुद है, ये भी जो काम कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कोई फाइल अपलोड हो चुकी है, परमानेंट हो चुका है, तो उस FS इमेज को चेक एडिट लॉग के साथ में मर्ज कर देता है, जिसे हम बोलते हैं चेक पॉइंट। तो ये काम भी नेम नोड ही करता था। अब क्या हुआ, नेम नोड पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लोड होता है, तो ये जो काम है ये काफ़ी इंटेंसिव काम है कि टाइम के साथ साथ जो भी आपके एडिट लॉग्स हैं उनको आपकी फाइल सिस्टम इमेज के साथ में क्या करते जाएं, फाइल सिस्टम इमेज के साथ में अपन उनको मर्ज करते जाएं। तो ये काम कौन करेगा, फिर ये काम करने के लिए अपना सेकेंडरी नेम नोड है। तो सेकेंडरी नेम नोड क्या करता है कि इसके पास फाइल सिस्टम इमेज की कॉपी पहले से रहती है, और जो भी एडिट लॉग चेंज हो रहे हैं, वो जो भी चेंजेस हो रहे हैं एडिट लॉग्स में, वो कहाँ पे आते हैं, सीधे सेकेंडरी नोड के पास आते हैं। सेकेंडरी नोड क्या करता है, उनको ऐड करता है, आपके एडिट लॉग्स को मर्ज कर देता है किसके साथ में, आपकी फाइल सिस्टम इमेज के साथ में, और क्या क्रिएट करता है, चेक पॉइंट क्रिएट करता है। और ये चेक पॉइंट क्रिएट करने के बाद में एक कॉपी इसकी अपने पास सेव कर लेगा चेक पॉइंट की, और एक कॉपी कहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, तो वापस से नेम नोड के पास ट्रांसफर कर देगा। तो नेम नोड का जो हेडक है, नेम नोड सिर्फ क्लाइंट के कम्युनिकेशन के लिए ध्यान रखेगा,
कि क्लाइंट क्या कम्युनिकेशन कर रहा है, उनको रेस्पॉन्स देना काम करेगा। जो चेक पॉइंट बनाना काम था फाइल सिस्टम इमेज और एडिट लॉग का, जो मेन टास्क था वो सेकेंडरी नेम नोड करता है। तो सेकेंडरी नेम नोड का भी जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बहुत हाई रहता है। नेम नोड और सेकेंडरी नेम नोड का कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई रहता है, क्योंकि दोनों के पास काफ़ी सारा टास्क होता है करने के लिए। और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिट लॉग के साथ में अपन मर्ज करके क्या बना रहे हैं, चेक पॉइंट्स क्रिएट कर रहे हैं। अगर इस केस में अगर आपने सेकेंडरी नेम नोड भी लिया हुआ है और फिर भी आपका नेम नोड क्या हो गया, डाउन हो गया, तो भी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा बहुत डेटा आपका लॉस होगा, क्योंकि करंट टाइम पे जो एडिट लॉग थे ये भी क्या करेगा, पीरियडिकली करेगा। पीरियडिक यानी एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर, एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर ही अपडेट करेगा। तो अगर किसी टाइम पीरियड में एडिट लॉग अपडेट नहीं हुए, जैसे अपना नोट डाउन होगा, तो उस टाइम जो प्रोसेस चल रही थी, उस टाइम जो एडिट लॉग बने हुए थे, करंट एडिट लॉग जो बने हुए थे, वो अभी तक सेकेंडरी नेम नोड को ट्रांसफर नहीं हुए। और ट्रांसफर नहीं हुए तो उसने चेक पॉइंट नहीं बनाया, और चेक पॉइंट नहीं बनाया तो जो भी डेटा था अपना करंट टाइम पे जो चल रहा था वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इवन इसको भी अपन हाई अवेलेबिलिटी नहीं बोलते। सेकेंडरी नंबर के बाद में अपना सिस्टम क्या नहीं होता है, हाई अवेलेबिलिटी में अवेलेबल नहीं होता है। पर HDFS में एक कंसेप्ट है हाई अवेलेबिलिटी का, कि आप क्या कर सकते हो, अपने क्लस्टर को हाई अवेलेबिलिटी में कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो हाई अवेलेबिलिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा थ्योरी में, बुक में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। हाई अवेलेबिलिटी क्या होता है, बेसिकली इस तरह से होता है कि अगर आपका नेम नोड फेल हो जाए, अभी भी थोड़ा बहुत डेटा लॉस हो रहा था अपना, आपका कतई डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए जो एडिट लॉग्स हैं, इन एडिट लॉग को अपन सेकेंडरी नेम नोड की जगह दो तरीके, या तो आप कोई सेकेंडरी फाइल सिस्टम यूज़ कर लो जहाँ पे आप इनकी एक्टिवली क्या करोगे, कॉपी करते रहोगे। और दूसरा होता है अपने पास कि एक स्टैंड बाय नेम नोड अपन कॉन्फ़िगर करते हैं। दो तरीके होते हैं हाई अवेलेबिलिटी के, ठीक है। फर्स्ट तरीका हमेशा बेटर होता है। तो जैसे आपकी लिनक्स में आप चला रहे हो, तो लिनक्स में लोकल फाइल सिस्टम होता है जहाँ पे आप डेटा स्टोर कर सकते हो, या नेटवर्क के ऊपर स्टोर करना है, किसी और सिस्टम पर स्टोर करना है, तो NFS के बारे में आप पढ़ सकते हो। NFS फाइल शेयरिंग के लिए काम आता है, ठीक है। तो NFS बोलते हैं, नेटवर्क फाइल सिस्टम बोलते हैं अपन। तो ओवर द नेटवर्क अगर आपको फाइल शेयर करनी है तो आप NFS के थ्रू शेयर कर सकते हो, एक सर्वर है। तो आप कर सकते हो, आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि ये जो एडिट लॉग्स और FS इमेज अपडेट हो रही है कहाँ पे, नेम नोड के पास, ये एक जगह अपडेट नहीं हो, ये दो जगह अपडेट हो। एक तो कहाँ पर अपडेट हो, आपके इन फाइल सिस्टम्स में अपडेट हो, और एक नेम नोड के पास अपडेट हो। तो जब भी अगर कभी नेम नोड फेल होता है तो आपके पास क्या रहेगा, आपका रिसेंट कॉपी कहाँ पर रहेगी, आपकी इन फाइल सिस्टम्स पे रहेगी। जो भी आपका NFS फाइल सिस्टम है या फिर आपका लोकल फाइल सिस्टम है, उनके पास एक्चुअली कॉपी रहेगी आपकी FS इमेज और एडिट लॉग्स की। तो अगर कभी नेम नोड फेल होता है तो आप क्या कर सकते हो, आप सेकेंडरी नेम नोड को नेम नोड की तरह रन कर सकते हो, और उसको जो लेटेस्ट फाइल्स अपन लॉस कर रहे थे उन फाइल्स को कहाँ से रीड कर लेगा, लोकल फाइल सिस्टम और NFS से। तो वो जो रिसेंट मेटा डेटा था, जो सबसे लेटेस्ट मेटा डेटा था, ठीक है, सबसे लेटेस्ट एडिट लोग थे, उनको भी वो क्या कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक इशू होता है कि जो टाइम होता है अपना, डाउन टाइम होता है, डाउन टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाउन टाइम का मतलब होता है कि आपका अगर नेम नोड फेल हुआ तो वापस से इसको अप करने में, क्योंकि जब तक नेम नोड अप नहीं होगा आप अपने सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि नेम नोड जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो हडूप में। तो सेकेंडरी नेम नोड को नेम नोड बनाना है तो पहले सेकेंडरी नेम नोड क्या करेगा, वो अपना जो भी इसका लास्ट चेक पॉइंट था उसको रीड करेगा, प्लस उसको मैच करेगा जो भी आपने लोकल फाइल सिस्टम या NFS में डेटा स्टोर कर रखा है उनसे नए चेक पॉइंट्स उठाएगा, एडिट लॉग्स उठाएगा, उन एडिट लॉग्स को चेक पॉइंट बनाएगा, और फिर ब्लॉक रिपोर्ट का वेट करेगा कि हर एक डेटा नोड ये एक्टिव हो जाएगा। हर डेटा नोड पे अपन अपडेट करेंगे कि भाई आपका नेम नोड चेंज हो चुका है। हर डेटा नोड को हम बताएंगे कि भाई साहब आपका नेम नोड चेंज हो चुका है। जैसे नेम नोड चेंज होगा हर डेटा नोड क्या करेगा, आपके नए नेम नोड को ब्लॉक रिपोर्ट भेजेंगे। और जब तक ये सेकेंडरी नेम नोड सारे डेटा नोड से ब्लॉक रिपोर्ट नहीं ले लेगा, सारे डेटा नोड से डेटा कलेक्ट नहीं करेगा कि उनके पास क्या क्या रखा हुआ है, तब तक ये एज ए एक्टिव नेम नोड क्या नहीं कर सकता है, बिहेव नहीं कर सकता है। और ड्यूरिंग दिस टाइम जब तक ये एक्टिव नहीं हो जाता तब तक के टाइम को हम बोलते हैं सेफ मोड। और सेफ मोड का मतलब क्या है, आपकी फाइल सिस्टम सेफ मोड में चला जाता है, वहाँ पे आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो, सिर्फ रीड ओनली मोड आप उसको बोल सकते हो कि रीड ओनली मोड होता है, आप कोई भी ऑपरेशन रन नहीं कर सकते हो, राइट वगैरह नहीं कर सकते हो, कुछ भी ज़्यादा आपका फाइल सिस्टम आपको रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो ये सेफ मोड में रहता है कब तक, जब तक सेकेंडरी नेम नोड अपने चेक पॉइंट्स को जो आपने बाहर स्टोर कर रखे हैं एडिट लॉग्स उनको लेके अपना खुद का एक चेक पॉइंट क्रिएट नहीं कर लेता, प्लस जो डेटा नोड्स हैं सारे डेटा नोड उनको एक ब्लॉक रिपोर्ट नहीं सबमिट कर देते हैं। तो इसमें क्या लगता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लाइक आप मान सकते हो कि घंटा भर भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं, आधा घंटा भी लग सकता है, डिपेंड्स होंगे कितने नोड्स हैं, कितना बड़ा क्लस्टर है, तो उसके बेसिस पे टाइम लगता है।
सपोज करो गूगल चल रहा है अपना, यूट्यूब चल रहा है, अचानक से यूट्यूब बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि आपका नेम नोड फेल हो गया। अब नेम नोड फेल हो गया तो अपने देखा ना, कई बार सर्विसेज बंद हो जाती है आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए तो नहीं होती, 10-15 मिनट 2 मिनट के लिए क्या हो जाती है, सर्विसेज बंद हो जाती है। तो क्यों बंद हो जाती है? कि आप डायरेक्टली एज ए कंज्यूमर आप किससे बात कर रहे थे? नेम नोड से। नेम नोड आपको डेटा के लिए डेटा नोड भेज रहा था, आप डेटा कंज्यूम कर रहे थे। अब नेम नोड ही फेल हो गया तो आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आप सेफ मोड में चले गए तो आपको डेटा ही नहीं मिल रहा है, आप डेटा रिट्रीव ही नहीं कर पा रहे हो। तो ये इश्यूज अपने पास हो सकते हैं। तो अगर आधा घंटा लगा या 45 मिनट लगी या 1 घंटा लगा तो उसमें क्या होगा अपने पास? ठीक है, अपने पास बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है ना, तो इस तरह से अपना काम होगा। तो शायद अपन कर सकते हैं क्रिएट, आप एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हो पूरी, अगर आप चाहो तो। वो एडवांस लेवल पे अपन करते हैं, पर अभी अपन सिर्फ रन करना सीख रहे हैं एज ए डेवलपर। अगर आपको चेंजेस करना है तो फिर आपको एक्सपीरियंस चाहिए उसमें बहुत सारा, आपको जावा आनी चाहिए, आप कर सकते हो। ठीक है, आप सारे एडिट लॉग्स को फेच कर सकते हो। तो वही ना, जैसे यहाँ पे अपन NFS कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो ये तो क्या है, ऑलरेडी उन्होंने अपने को फैसिलिटी दे रखी है कि आप NFS को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, या फिर आप लोकल फाइल सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। वहाँ पे आपके एडिट लॉग जाके ऑटोमेटिक सेव हो जाएंगे। अब ये इसके लिए भी क्या किया हुआ है, हडूप वालों ने एक जावा का कोड लिखा हुआ है ना, जावा का मॉडल बना रखा है, जो मॉडल आपको फैसिलिटी देता है हाई अवेलेबिलिटी की, कि आप अपने एडिट लॉग को सिर्फ नेम नोड की जगह दूसरे अदर फाइल सिस्टम में भी राइट कर सकते हो, ताकि नेम नोड फेल हो तो अपन वहाँ से उसको रिकवर कर सकें। तो अगर आप उस मॉड्यूल को पढ़ोगे, थोड़ा और स्ट्रक्चर के अंदर जाओगे डीप में, कि किस तरह से डेवलपमेंट, किस तरह से जो सोर्स कोड है किसका, नेम नोड का, वो कैसे वर्क कर रहा है, कैसे सोर्स कोड वर्क कर रहा है HDFS का। तो अगर आप वहाँ पर जाओगे आपको क्लासेस मिलेगी HDFS की जावा के अंदर, आप उन क्लासेस को इनहेरिट करके उसमें आप कोड मैनिपुलेट कर सकते हो अपना, और आप अपना खुद का एक मॉडल डिजाइन कर सकते हो किसी और लोकेशन पे राइट करने के लिए चेक पॉइंट्स को। तो डेफिनेटली वी कैन डू इट, टेक्निकली वी कैन डू इट, बट ये करने के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो इसमें थोड़ा सा डाउन टाइम का इशू था कि डाउन टाइम ज़्यादा जाता है। तो दूसरा होता है अपने पास कि आप स्टैंड बाय नेम नोड चला सकते हो, कि ये यहाँ पे तो आप सेव कर ही रहे हो फाइल्स को, प्लस आप क्या करो, एक और स्टैंड बाय नेम नोड चला दो। तो अपन बोल सकते हैं कि एक स्टैंड बाय नेम नोड चला दिया। ये स्टैंड बाय का मतलब है कि एक्टिव नहीं रहेगा जब तक अपना एक नोड एक्टिव है, नेम नोड। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे अपने पास क्या होते हैं, बहुत सारे आर्किटेक्चर है अपने पास, जैसे जू कीपर हो गया, या और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनके आर्किटेक्चर से वर्क करते हैं कि वहाँ पे मल्टीपल क्या होते हैं, आपके मास्टर्स होते हैं। एक मास्टर नहीं होता है, 4-5 मास्टर होते हैं। तो अगर कोई भी मास्टर डाउन होता है, जैसे अगर मैंने 3 मास्टर बना रखे हैं, या 3 मास्टर मतलब ये 3 नेम नोड मेरे चल रहे हैं, अगर ये आर्किटेक्चर आपको कई जगह मिलेगा, और बाकी अपने के वर्कर नोड बहुत सारे हैं, तो एक टाइम में तो एक ही ऐप रहेगा, सारे वर्कर नोड से बात कर रहे हैं। अगर ये अपने आप में क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो इन दोनों में से कोई भी एक क्या बन जाएगा, इलेक्टेड होकर एक अपना मास्टर नोड बन जाएगा। तो ये इससे कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देंगे, और आपको क्या नहीं होगा, आपको आपकी सर्विसेज का डिले फेल नहीं होगा। तो अगर आपने सेकंड नेम नोड स्टार्ट किया, वो एक्टिवली लुकअप करता है कि नेम नोड जैसे ही बंद होगा वैसे ही ये सेकंडरी नेम नोड का हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और चूंकि जो भी एडिट लोग नेम नोड के पास जा रहे थे, वो सारे एडिट लोग किसके पास जा रहे हैं, वो सारे एडिट लोग आपके सेकंडरी नेम नोड के पास भी अवेलेबल है, दोनों के पास सेम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पर ये स्टैंड बाय मोड पर है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन हाई अवेलेबिलिटी कंसेप्ट। इंटरव्यू में पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हाई अवेलेबिलिटी। तो एक तो हाई अवेलेबिलिटी में कॉन्फ़िगर करना हो गया, और ये थोड़ा एडवांस लेवल पे वर्क है, क्योंकि इसलिए अपना NFS लोकल फाइल सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो वो अपन अभी इनिशियली नहीं कर सकते, तो इसको अपन बस समझ में पता होना चाहिए, थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हाई अवेलेबिलिटी अपन परफॉर्म कर सकते हैं। नॉर्मली तो अपने पास नेम नोड होता है जिससे मेटा इन्फॉर्मेशन रहती है उसके पास, एडिट लॉग्स रहते हैं, और सेकंड नेम नोड क्या करता है, उन दोनों को मर्ज करके चेक पॉइंट्स क्रिएट करने का काम करता है। तो ये अपना एक आर्किटेक्चर था, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। और अपने केस में अगर आप बात करोगे तो अपने केस में एक ही नोड है अपने पास, रेप्लिकेशन लेवल भी 1 है, उसी नोड पे डेटा नोड्स हैं, उसी नोड पे नेम नोड है, तो दोनों चीज़ें अपनी फाइल स्टोर करेंगे। तब उन फाइल्स के बारे में बात करते हैं कि अपने क्या दिया हुआ है, अपने को एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, अपने को एक इंटरफेस दिया हुआ है, जैसे CLI यूज़ कर सकते हो, वेब इंटरफेस यूज़ कर सकते हो, API इंटरफेस यूज़ कर सकते हो। तो आपको इसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेनी है कि नेम नोड से कैसे बात करनी है, कैसे डेटा नोड से डेटा उठाना है। इन सब के लिए उन्होंने आपको क्या दिए हुए, इंटरफेसेस क्रिएट करके दिए हुए हैं, कि आप चाहो तो शेल यूज़ कर सकते हो HDFS की, जिसे अपन CLI मेथड बोलेंगे, जो पहला मेथड है अपना। फिर अपन वेब से क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, फाइल्स अपलोड करना, डाउनलोड करना, प्रोसेस करने का। और तीसरा होता है अपने पास API के थ्रू अपन काम कर सकते हैं। तो तीनों में कोई सा भी मोड आप यूज़ कर सकते हो। तो बाकी तो और बहुत सारे फीचर्स मैंने बोले थे आपको पढ़ने के लिए, कुछ लोगों ने यस ने सबमिट किया है PPT बस, बाकी लोगों ने सबमिट नहीं करी है। तो आप सब लोगों को क्या पढ़ना है, आप सब लोगों को HDFS अच्छे से पढ़ना है, वो जो बुक में दिया हुआ है वो पढ़ना है, और जो ऑफिशियल साइट पे दिया हुआ है उसमें
प्रॉपर्टीज़ दी हुई है HDFS की, और इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे वो प्रॉपर्टी वगैरह पूछेगा, जिससे पूछ सकता है कि रे गवर्नेंस क्या होती है। अब आपने पढ़ लिया तो आपको पता होगा, और अगर आपको नहीं, आपने पढ़ लिया आपको समझ में नहीं आया होता, आप मेरे से पूछते तो शायद मैं एक्सप्लेन करता, ठीक है। और भी कोई कंसेप्ट होता है, जैसे हाई अवेलेबिलिटी तो मैंने बोल दिया कि आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और भी ऐसे कंसेप्ट है छोटे छोटे, ठीक है, कि जो आपको उस थ्योरी में आपको मिल जाएंगे, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैंने रिसोर्स आपको दिया हुआ है, आप उससे पढ़ोगे, बाकी जितनी जो कॉमन इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। देखो अपन HDFS को कैसे कंसिडर करेंगे। HDFS एक फाइल, एक हार्ड डिस्क की तरह है अपने पास, जिसमें अपन डेटा स्टोर कर सकते हैं। डेटा वेयर हाउसिंग के लिए अपन इसको यूज़ करते हैं, और उसके लिए डेटा अपने पास होना चाहिए। तो एक काम तो अपन ये कर देते हैं कि एनाकोंडा भी अपन इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे अपने लिनक्स सिस्टम में। पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो अपन पाइथन पे उसको रन कर सकते हैं। तो अगर आपको एनाकोंडा पाइथन इंस्टॉल करनी है तो आप एनाकोंडा पाइथन भी इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको जुपिटर नोटबुक वगैरह चलानी है, जैसे आगे स्पार्क अपन पढ़ेंगे, तो स्पार्क में अपने को जुपिटर नोटबुक वगैरह की जरूरत पड़ेगी। तो मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से अपने फायरफॉक्स ब्राउजर में जा रहा हूँ, और उस फायरफॉक्स ब्राउजर में अपन सर्च कर रहे हैं कि एनाकोंडा की साइट पे जा रहे हैं अपन, anaconda.org। डाउनलोड एनाकोंडा में गए, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो अपना एनाकोंडा वर्जन। आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए दिया हुआ है, तो अपन लिनक्स प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो उसका आप 64 बिट का आपको इंस्टॉलर दिया हुआ है, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, फाइल को सेव कर लीजिएगा। तो फाइल को अपने सेव किया, ये डाउनलोड चल रहा है अपने पास, ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको भी अपन अपलोड करेंगे हडूप में, समझाने के लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हो। तो बेसिकली कल अपने दो कमांड चला के देखी थी, mkdir और ls कमांड। तो अगर आपको HDFS से बात करनी है, हार्ड डिस्क से बात करनी है, तो अपन CLI मेथड यूज़ कर रहे हैं, और CLI मेथड में अपने पास FS शेल अपने इसको बोलते हैं, फाइल सिस्टम सेल, और उसमें हमारे पास बहुत सारी कमांड्स हैं सिमिलर टू POSIX कमांड। जैसे ls कमांड है लिस्ट डायरेक्टरी के लिए, अपने पास rm कमांड है रिमूव डायरेक्टरी के लिए, एंड सो ऑन। अभी पढ़ते हैं अपन एक एक। तो कल अपन ने कुछ फाइल्स बनाई थी, तो DFS से बात करने के लिए कमांड है अपनी HDFS स्पेस DFS, और HDFS से अपन बात कर रहे हैं, बोल रहे कि भाई हमें लिस्ट करो कि स्लेश पे क्या क्या रखा हुआ है। तो बोला कि स्लेश पे एक फोल्डर रखा हुआ है यूजर नाम से, यूजर फोल्डर में क्या रखा हुआ है, अपने पास हडूप रखा हुआ है यूजर फोल्डर में, हडूप फोल्डर रखा हुआ है, और उस हडूप फोल्डर में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, ये अपन ने कल देखा था। तो अगर आप हडूप चेक करोगे तो आप देख सकते हो कि अपने पास कोई भी फाइल रखी हुई नहीं है, किसके अंदर, हडूप फोल्डर में कोई फाइल अपने पास रखी हुई नहीं है। अब अगर मेरे को फाइल अपलोड करनी है हडूप फोल्डर में, तो मैं कमांड चलाता हूँ HDFS TFS mkdir /user हडूप, उसके अंदर अपन एक डेटा नाम से फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं कि मेरे को अपने फाइल सिस्टम में एक डेटा नाम से फोल्डर क्रिएट करना है। और ये जो डेटा फोल्डर है, इस डेटा फोल्डर में भी तो कुछ रखा हुआ नहीं है। इफ यू चेक देयर इज नो फाइल इनसाइड दिस डेटा फोल्डर।
तो अपने को फाइल्स अपलोड करनी है हडूप में। हडूप का आप समझ सकते हो कि आपका गूगल ड्राइव है या ड्रॉपबॉक्स है, तो HDFS से जहाँ डेटा अपन स्टोर कर सकते हैं। तो अभी अपन लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, लाइक आपका कंप्यूटर या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जहाँ से अपने को फाइल अपलोड करनी है कहाँ पे, HDFS में। अब देखो ये जो फाइल अपना अपलोड करेंगे इसके लिए अपन CLI यूज़ कर रहे हैं, तो कमांड्स अलग होगी। LS अपना सिर्फ देखने के लिए होता है कि क्या क्या फोल्डर्स और क्या क्या फाइल्स रखे हुए हैं। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ सिंपल सा, तो फर्स्ट आप लोग उस क्वेश्चन आंसर करोगे कि अभी जो मैंने कमांड चलाई HDFS DFS - num के लिए यार, ठीक है, यूज़र हडूप और डेटा, इस फाइल इस कमांड से कहाँ कहाँ पे चेंजेस हुआ होगा। नेम नोड पे चेंज हुआ तो क्या चेंज हुआ होगा, डेटा नोड पे चेंज हुआ तो क्या चेंज हुआ होगा, सेकेंडरी नोड की बात नहीं कर रहा मैं। तो मैं बताओ कि नेम नोड डेटा नोड में से कौन इम्पैक्ट हुआ है, क्या डेटा नोड इम्पैक्ट हुआ भी है या नहीं हुआ है इस कमांड से, टेल मी फास्ट। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। नेम नोड ही इम्पैक्ट होगा ओनली। मैंने आपको क्या बताया कि डेटा नोड पे क्या स्टोर होता है, डेटा नोड पे स्टोर होता है अपना डेटा स्टोर होता है, और नेम नोड पे क्या स्टोर होता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन। तो ये जो फाइल सिस्टम हम बना रहे हैं कि स्लेश फोल्डर है, स्लेश फोल्डर के अंदर हडूप फोल्डर है, या सॉरी हडूप नहीं है, स्लेश के अंदर अपने यूजर फोल्डर बनाया है, उसके अंदर अपन ने यहाँ पे हो सकता है आप डेटा फोल्डर बना दो या कुछ वेयर हाउस फोल्डर बना दो कि स्लेश पे कुछ वेयर हाउस फोल्डर में कुछ रखेंगे हम। यूज़र फोल्डर में हो सकता है कि अलग अलग यूज़र हो सकता है आपका अभी अपने पास हडूप यूज़र है, इन फ्यूचर अपन फ्लूम यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं, और हडूप यूज़र के अंदर भी क्या अपने पास मल्टीपल फोल्डर्स हो सकते हैं। अभी अपन ने डेटा फोल्डर क्रिएट किया है, और हो सकता है कि अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कोई और फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अपना क्या फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस इज और फाइल ट्री स्ट्रक्चर। और ये कहाँ पे स्टोर होते हैं, ये मेटा इन्फॉर्मेशन है, नेम नोड है। एक्चुअल में फोल्डर्स का कोई मतलब नहीं होता है, अगर आप सोचो तो वो अपने लिए होता है कि ह्यूमंस के लिए फोल्डर्स का मतलब होता है कि अपन इन्फॉर्मेशन को अरेंज करते हैं फोल्डर्स के अंदर, पाथ के अंदर अपन अरेंज करते हैं कि यार यूजर के अंदर हडूप में जाऊँगा, डेटा में कुछ डेटा मिलेगा। हार्ड डिस्क में फोल्डर का मतलब नहीं होता है, क्योंकि फोल्डर वगैरह बनाते हैं ना अपन, ये सब का बनते हैं अपने फाइल सिस्टम में बनता है। और जो प्रॉपर हार्ड डिस्क है वहाँ पर तो डेटा स्टोर होता जाके कि आपके फाइल में 10 ब्लॉक है तो वो 10 ब्लॉक का डेटा जाके हार्ड डिस्क में स्टोर होगा, तो उसको कोई मतलब नहीं है किस फोल्डर में वो डेटा है, वो कंटेंट है। तो यहाँ पे जब फोल्डर क्रिएट करें तो कंटेंट तो है नहीं कुछ अपने पास, अपन को डेटा अपडेट नहीं कर रहे, अपन सिर्फ फाइल सिस्टम इमेज को अपडेट कर रहे हैं। तो ये अपनी FS इमेज अपन अपडेट कर रहे हैं, सिर्फ फाइल सिस्टम के स्ट्रक्चर को अपन चेंज कर रहे हैं कि अपन एक फोल्डर बना दिया डेटा, तो मेटा इन्फॉर्मेशन है ओनली। आप डेटा में कोई फाइल अपलोड करोगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना कि यार ये पाथ है हमारा यूज़र हडूप, उसके अंदर डेटा, उसमें मैंने एक फाइल अपलोड करी, एनाकोंडा फाइल अपलोड करेंगे अपन कि anaconda.sh फाइल अपलोड करी, इसकी साइज़ कितनी है, ये किसने बनाई थी, परमिशन क्या है, वगैरह वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, और ये कौन कौन से डेटा नोड पे अवेलेबल है, ऑन विच डेटा नोड इट इज़ अवेलेबल, इस सारे इन्फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं अपन, मेटा इन्फॉर्मेशन बोलते हैं।
दिस ऑल इज ए मेटा इन्फॉर्मेशन। और ये सिर्फ कहाँ पे स्टोर होती है, नेम नोड पे, क्योंकि डेटा नोड पे क्या स्टोर होगा, सिर्फ डेटा स्टोर होगा। डेटा नोड ये स्टोर नहीं करता है कि कौन सी फाइल का नाम क्या है, परमिशन क्या है, कब क्रिएट हुई थी, किसने क्रिएट करी थी, कौन सी लोकेशन पर है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ इतना मतलब है कि मेरे पास एक ब्लॉक है 128 MB का, तो इस ब्लॉक में हो सकता है कि मेरे पास 50 MB का डेटा रखा हो, तो वो डेटा क्या रखा हुआ है, वो कंटेंट क्या है, दैट कंटेंट इज नोन एज अ ब्लॉक। और ब्लॉक स्टोर होता है कहाँ पे, डेटा नोड पे। तो अनटिल एंड अनलेस अगर अपन कोई फाइल अपलोड नहीं करें, अपन कोई डेटा अपलोड नहीं करें, डेटा नोड में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, सो द चेंज विल बी ओनली ऑन नेम नोड, और ये समझना जरूरी है। तो अगर आप ये देखोगे कि यार नेम नोड में कुछ चेंजेस हुआ है, अब नेम नोड डेटा कहाँ पे स्टोर कर रहा है, कैन एनीबडी टेल मी, इफ आई वांट टू चेक कि नेम नोड में कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, वेयर आई कैन चेंज, वेयर आई कैन सी दैट नेम नोड has an entry, or where I can check that something happened on data node or not। कहाँ अपन चेक कर सकते हैं, एडिट लॉग्स अपन डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, वो तो नेम नोड की खुद की प्रॉपर्टी है। वो एडिट लॉग कहाँ बन रहे हैं, मेरे को एडिट लॉग ही देखने अपने को, कहाँ चेक कर रहे हैं, कहाँ पे, वेयर आई कैन सी, आई एम आस्किंग वेयर। आपको याद है अपन एक फाइल बनाई थी HDFS साइट XML, ये हिंट है आपके लिए, अब बता सकता हूँ मेरे को, इस फाइल में अपन ने कुछ प्रॉपर्टी चेंज करी थी। नहीं याद आ रहा, अपन ने एंट्री चेक करी थी, यहाँ मैंने देखा था प्रॉपर्टी का नाम कि नेम डॉट डायरेक्टरी, डेटा नोड डॉट डायरेक्टरी, ये वो प्रॉपर्टीज थी जो अपन ने चेंज करी थी। मैं लेट मी टेल यू द फाइल इटसेल्फ। तो अपन क्रिएट कर सकते हैं कि जो हमने हडूप इंस्टॉल कर रखा है, हडूप होम, उसके अंदर एक ETC फोल्डर होगा, उसमें एक हडूप फोल्डर होगा, और उसके अंदर एक HDFS-site.xml फाइल होगी। तो लोकेशन लिख रहे हो डॉलर हडूप होम, तो ये बताएगा कि आपने हडूप कहाँ पे इंस्टॉल किया है अपने फाइल सिस्टम में, लिनक्स में, और उस फोल्डर के अंदर, हडूप वाले फोल्डर के अंदर ETC फोल्डर है, हडूप फोल्डर है, और उसमें एक अपनी फाइल है HDFS-site.xml। इसको अपन चेक कर रहे हो तो केट कमांड से आप फाइल को व्यू कर सकते हो। फाइल करिए अपन ने, यहाँ पे आप एंट्री देख रहे हो प्रॉपर्टी कि dfs.namenode.namenode डायरेक्टरी, dfs.datanode डायरेक्टरी, और यहाँ पे क्या लिखा है अपन ने फाइल सेव करी है। क्योंकि देखो नेम नोड कहाँ चल रहा है, नेम नोड तो लिनक्स में तो चल रहा है, हडूप अपने लिनक्स में स्टोर किया है, तो नेम नोड अगर कोई भी डेटा स्टोर करेगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा, कहाँ पे स्टोर करेगा, ये आपने उसको बताया है कि आप अपने ये नेम नोड कहाँ पे डेटा स्टोर करेगा। सो यहाँ पे मैंने फाइल :/ लिखा है, आप इसकी जगह NFS: / लिख सकते थे, तो कहाँ पे स्टोर करेगा, फिर NFS किसी और सिस्टम के ऊपर स्टोर कर देगा नेटवर्क में। आप यहाँ पे लिख सकते हो S3 लिख सकते हो, तो अगर आप AWS यूज़ करते हो, वहाँ पे S3 सर्विसेज यूज़ करते हो, आप S3 में स्टोर कर सकते हो। तो ये प्रोटोकॉल है, ऐसे बहुत सारे सर्वर्स होते हैं जहाँ पे अपन डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो आप डेटा कहीं भी स्टोर कर सकते हो। अभी मैंने क्या लिखा है, फाइल लिखा है, फाइल का मतलब है लोकल फाइल सिस्टम, लिनक्स फाइल सिस्टम, कि नेम नोड अगर कोई भी चेंजेस करेगा, नेम नोड क्या बनाएगा, इमेजेस और एडिट लॉग्स। तो वो इमेजेस और एडिट लॉग्स कहाँ पे स्टोर होंगी, वो स्टोर होगी इस लोकेशन पे। ये लोकेशन है अपने लिनक्स में कि आप वेयर के अंदर जाओ, वेयर हाउस में जाओ, हडूप में जाओ, वहाँ पे आपको नेम नोड आपका फोल्डर मिलेगा। नेम नोड जो भी डेटा स्टोर करेगा, जो भी इमेजेस क्रिएट करेगा, जो भी एडिट लॉग क्रिएट करेगा, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी। हालांकि वो रीडेबल नहीं रहेगी, जस्ट बिकॉज वी कैन नॉट एक्सपोज डेटा, तो वो इनक्रिप्टेड रहेगी, बट वी कैन सी कि हाँ कुछ चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं। दूसरा, अगर डेटा नोड पे कुछ एंट्री हुई है अपनी, या डेटा नोड ने कुछ फाइल स्टोर करी है, वो अपन कहाँ पे चेक करेंगे, वो अपन चेक करेंगे यहाँ पे। और अगर चेक पॉइंट डायरेक्टरी के अंदर सेकेंडरी नेम नोड ने कुछ डेटा अपडेट किया है, वो कहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे। तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज अपन ने चेंज करी थी ना स्टार्टिंग में, और एप्लीकेशन उनका मतलब है कि सिर्फ एक कॉपी बनेगी, तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज अपन ने चेंज करी थी ना, ये 3 प्रॉपर्टी क्या दिखा रही है, डेटा कहाँ पे कॉपी, कहाँ पे सेव होगा।
तो अगर मेरे को चेक करना है, नेम नोड चेक करना है, तो वी कैन गो थ्रू दिस डायरेक्टरी सीधा ले सकते हैं अपन, क्योंकि लिनक्स में ही है अपन, वेयर हाउस और हडूप। अब इस हडूप में अपन ने अलग अलग फोल्डर बना रखे हैं। तो फर्स्ट चेक नेम नोड में क्या रखा हुआ है, तो ls नेम नोड करोगे, यहाँ पे इन यूज डॉट लॉक लिखा हुआ है कि अभी करंटली यूज आ रहा है और करंट डेटा इसने सेव कर रखा है। तो इस करंट में जाते हैं अपन। करंट में देखो ये इसकी एफ इमेज है जो उसने बना रखी है, बहुत सारी एफ इमेज बनी हुई है। तो जो एफ इमेजेस हैं ये तो क्या है, ये ऑलरेडी बन चुकी है, ये परमानेंट है, ये परसिस्टेंट है, ठीक है, ये चेंजेस नहीं होंगी। और ये जो एडिट लॉग्स बन रहे हैं ना, ये क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। जब भी आपका ब्लॉग रिपोर्ट मिलती है नेम नोड को, वो ये एडिट लॉग्स बनाता है। तो अगर आप एफ इमेज को चेक करने की ट्राई करोगे कि नेम नोड के अंदर, करंट के अंदर मेरे को कैट कमांड चलानी है और चेक करना है अपने को एफ इमेज को, तो अपन लिखेंगे एफ इमेज, और बहुत सारी इमेजेस हैं, 7 वाली को अपन चेक कर लेते हैं। तो इसमें 0007, ठीक है, ये फाइल अपन ने यहाँ पे चेक करी। तो देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ लिखी हुई है कि एंड नेम सिस्टम इन्फॉर्मेशन, कोडिंग, आई नोड वैल्यू क्या है, आई नोड डायरेक्टरी क्या है, फाइल एनकैप्सुलेशन कितना है, स्नैपशॉट क्या है, आई नोड प्रेफरेंस क्या है, सीक्रेट मैनेजर कौन है, कैशे मैनेजर कौन है, स्ट्रिंग टेबल कौन सी है, और ये कुछ डेटा रखा हुआ है यहाँ पे जो अपने को रीडेबल नहीं है, बट यू कैन सी वी हैव सम इमेज। दूसरा क्या होता है, अपना हडूप क्या स्टोर करता है, नेम नोड क्या स्टोर करता है, एडिट लॉग स्टोर करता है। तो दीज फाइल्स आर दी एडिट लॉग्स ऑफ हडूप एंड यू कैन चेक देम, बट कुछ समझ में नहीं आएगा, बट स्टिल वी कैन चेक देम कि एडिट लॉग्स EDIT किसके अंदर रखा हुआ है, ये नेम नोड के अंदर, करंट के अंदर एडिट लॉग्स रखे हुए हैं, और इसमें 0001 वाला अपन रीड करते हैं, 11002 वाला फर्स्ट वाली फाइल। तो ये आपकी एडिट लॉग फाइल है, कुछ इन्फॉर्मेशन है अपनी रीडेबल नहीं है, पर एडिट लॉग्स बन रहे हैं। अभी कितने एडिट लॉग्स, टोटल कितनी फाइल्स बनी हुई है इस फोल्डर के अंदर, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पाइप साइन लगा के अपन WC कमांड चला सकते हैं। तो टोटल 12 लाइन का आउटपुट है ना, तो टोटल 12 फाइल्स रखी हुई है। अगर मैं कमांड चलाता हूँ कि HDFS /MKDIR/ के ऊपर एक वेयर हाउस फोल्डर बना दो, so what impact will be there if I do ls again? Still there are 12 फाइल्स। जो सबसे लेटेस्ट फाइल होगी उसमें इन्होंने क्या कर दिया होगा, एडिट लॉग्स को चेंज कर दिया होगा। तो वो तो अपने को पहले चेक करना पड़ेगा कि सबसे लेटेस्ट फाइल कौन सी है। तो अपन ls-l करेंगे क्यों, कौन से फाइल के अंदर, नेम नोड के करंट के अंदर। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, टाइम फ्रेम मिलेगा। तो अपन चेक करेंगे सबसे लास्ट फाइल कौन सी है जिसमें एडिट हुआ है। तो यहाँ पे देखो 16:47, 16:45, 28 नवंबर, ये 22 नवंबर की बात है। तो 28 नवंबर में सबसे लेटेस्ट फाइल अपनी ये है, ठीक है, तो 16:47 पे चेंज हुई है। अभी टाइम कितना हो रहा है अपना, 15:23 हो रहा है, ठीक है। तो 15:23 पे ये वाली फाइल चेंज हुई है, देखो इन प्रोग्रेस जो है, अभी ये परमानेंटली राइट नहीं हुई है, परसिस्ट राइट नहीं हुई है। और जब मैं बात कर रहा था ना कि जब अपन क्या करेंगे, स्विच करेंगे नेम नोड, तो उस टाइम पे ये जो इन प्रोग्रेस फाइल है ना, इसका कंटेंट तो लॉस होगा ही होगा, क्योंकि अभी ये परमानेंटली जब बन जाएगी फाइल तो ये एडिट लॉग्स बन जाएंगे। और एडिट लॉग बनेंगे कैसे बनेंगे, या ये जो आपकी फाइल सिस्टम इमेज है ना, इसको अपन इन एडिट लॉग से क्या करेंगे, मर्ज करेंगे और एक चेक पॉइंट बनाएंगे। वो चेक पॉइंट ये सेव हो रहे हैं अपने पास, तो ये भी प्रोग्रेस में है। तो जो भी चेंजेस हो रहा है वो इसी में हो रहा है। देखो अभी 15:23 पे चेंज हुआ था, अगर मैं इसको दोबारा एनालाइज करूँगा यू विल सी ये अपना कब चेंज हो रहा है, 15:23 पे चेंज हो रहा था, 29 नवंबर को। अब मैं कुछ और फाइल चेंज करता हूँ, 15:24 हो चुके हैं अपने पास। तो मैं क्या करता हूँ, वेयर हाउस के अंदर या एक और अपन फोल्डर बना देते हैं, जैसे अपन एक क्लास नाम से फोल्डर क्रिएट कर दिया स्लैश के ऊपर ही। तो मैं चेक करूँ कि एडिट लॉग चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। सो इफ़ यू डू अगेन द सेम कमांड ls-l नेम नोड, वाट यू विल सी कि 15:24 पे ये जो अपना इन प्रोसेस था इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुए। तो जब भी अपन फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं वो नेम नोड पे चेंज हो रहा है, पर क्या डेटा नोड पे कुछ चेंज हो रहा है क्या, नेम नोड तो चेंज हो रहा है, कंफर्म हो गया, चेक कर लिया अपन ने, एडिट लॉग देख लिए, एफ इमेज देख ली, नेम नोड चेंज हो रहा है क्या। तो उसके लिए अपने पास फोल्डर है नेम नोड फोल्डर। तो अपन चेक पहले सेकेंड नेम नोड देखते हैं अपन। तो सेकेंड नेम नोड में चलते हैं, क्योंकि ये कॉपी रखता है, एग्जिट कॉपी रखता है किसकी, आपके नेम नोड की। सो यू कैन सी यहाँ पे इन प्रोसेस वाली फाइल नहीं है ना, एडिट लॉग इन प्रोसेस वाली फाइल नहीं है। वो फाइल जैसे प्रोसेस होगी, नेम नोड किसको देगा, इसको देगा अपने सेकेंडरी नेम नोड को, वो उसको मर्ज कर देगा अपने एफ इमेज के साथ में, और क्या बनाएगा, चेक पॉइंट बनाएगा और वापस रिवर्ट करेगा किसको, नेम नोड को रिवर्ट करेगा। तो वो आप यहाँ से
व्यू कर सकते हो। दूसरा डेटा नोड चेक करते हैं अपन, तो ls डेटा नोड चेक करेंगे अपन। डेटा नोड में भी करंट फाइल है, करंट फाइल चेक करते हैं अपन। करंट फाइल में आपको देखो क्या दिख रहा है, ब्लॉक पूल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि डेटा नोड क्या स्टोर करते हैं, ब्लॉक स्टोर करते हैं। अब ब्लॉक पूल में ये इसका पूल एड्रेस है, एक यूनिक नंबर है जो इसको बताता है अपने पास। ठीक है, तो दिस इज योर ब्लॉक पूल एड्रेस। ब्लॉक पूल यानी बहुत सारे ब्लॉक स्टोर करेंगे, तो वो से अपन बोलते हैं पूल। पूल यानी मल्टीपल वैल्यूज, तो मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने के लिए अपने ब्लॉक पूल बनाया। ये उस ब्लॉक पूल की यूनिक आईडी है कि ब्लॉक पूल यूनिक है। उसके बाद में ये देखो आईपी एड्रेस है, ये बता रहा है कि ये ब्लॉक पूल कौन कौन से आईपी एड्रेस पे अवेलेबल है। यहाँ पे आ रहा है 127.0.0.1, इसका मतलब है लोकल फाइल सिस्टम या लोकल सिस्टम, कि इसी सिस्टम पे अवेलेबल है। अगर किसी और सिस्टम पे अवेलेबल होता है, यहाँ पे आईपी एड्रेस आता है कि कौन सी आईपी एड्रेस पे ये ब्लॉक पूल अवेलेबल है। उसके बाद इसका वापस एक यूनिक आईडी है इस ब्लॉक पूल का। अच्छा, इसमें क्या रखा हुआ है, इस ब्लॉक पूल में अपन जाएंगे, इसमें बहुत सारे फोल्डर मिलेंगे अपने को। तो ब्लॉक पूल में वापस से करंट फोल्डर है, टेम्प फोल्डर है, कुछ टेम्प डेटा आ रहा है, टेम्प में जाएगा, टेम्प से फिर कहाँ जाएगा, करंट में। तो अपन करंट को चेक करते हैं, करंट में कुछ चेंज हुआ है क्या। करंट में आपका फाइनलाइज्ड है, DFS यूज है, RBW है। तो अपन क्या चेक करेंगे, फाइनलाइज चेक करेंगे कौन कौन सी चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी है। फाइनलाइज में आप जाओगे, आपको कोई फाइल नहीं दिख रही है, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन देयर इनसाइड योर डेटा नोड। तो जो अपन फोल्डर वगैरह क्रिएट करते हैं ना, ये सिर्फ फाइल सिस्टम में चेंज करते हैं, इसका डेटा नोड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अभी तो अपन एक ही मशीन पे दोनों देख रहे हैं। एक्चुअल के अंदर नेम नोड अलग मशीन पे होता है, डेटा नोड अलग मशीन पे होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? कुछ पूछना है तो बताओ, कुछ समझ में नहीं आया हो तो। जो कल अपन थ्योरी की बात कर रहे थे वो मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दी है कि एडिट लॉग्स क्या होते हैं और FS इमेज क्या होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगर अपन को फाइल का नाम ही पता होता तो फिर नेम नोड की जरूरत ही क्या होती है ना। वी डोंट नो एनीथिंग, ओनली नेम नोड नोज इट। सिर्फ नेम नोड को पता है फाइल का नाम क्या है, फाइल में कितने ब्लॉक हैं, फाइल कहाँ पे स्टोर हो रही है। इसीलिए तो अपन उसको सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बोलते हैं। वाई नेम नोड इज सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग। और अगर वो डाउन हो गया तो अपने पास डेटा तो होगा, पर वो डेटा कौन सी फाइल का है, वो ब्लॉक ब्लॉक तो होंगे अपने पास, वो ब्लॉक कौन सी फाइल का है, कौन सा ब्लॉक है, ये अपने को पता नहीं चलेगा। ठीक है, सो नाउ टू चेक वेदर डेटा नोड में चेंजेस होते नहीं होते, उसके लिए अपने एक फाइल अपलोड कर देते हैं। फाइल अपलोड करने से पहले अपन क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली चेक कर सकते हैं अपन सिस्टम को। ग्राफिकली मतलब अभी अपन हडूप HDFS की CLI यूज़ कर रहे हैं। जब आप हडूप इंस्टॉल करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली हडूप की एक वेबसाइट भी डिप्लॉय हो जाती है। वेबसाइट मतलब जिससे अपन अप डेटा अपलोड डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट यूज़ करते हैं ना, सेम तरह से इनका वेब कंसोल भी होता है। तो वेब कंसोल के लिए अपने को पहले पता होना चाहिए पोर्ट नंबर कौन कौन से है। तो अपन लिखेंगे कि वेब हडूप 3 पोर्ट नंबर्स फॉर वेब इंटरफेस, कि CLI इंटरफेस नहीं करना है, वेब इंटरफेस करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि डिफ़ॉल्ट HTTP पोर्ट इज़ 8088। ये अपना होता है किसके लिए, 8088 होता है अपना यान के लिए। और 19 यहाँ पे चलते हैं अपन, यहाँ पे अपने को पोर्ट नंबर्स मिलेंगे, है ना। बेसिकली अगर अपने को देखना है तो पोर्ट नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर देम। और शायद इसका होता है अपना 50070 होता था जब अपन हडूप वर्जन 2 यूज़ करते थे। मैंने 2 ज़्यादा यूज़ किया हुआ है तो मेरे को वो याद है। और इसके अंदर अपना ये दे रखा है कि मैं प्रोड्यूस का तो होता है 19888। और इसके अलावा अपने को नंबर्स कहाँ दिए हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने डेटा नोड नेम नोड के लिए अपने को नंबर नहीं दिया हुआ, इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे कि आपका नेम नोड का होता है 9870। तो ये रिमेंबर दिस, नोट इट डाउन, है ना, कि अपना जो नेम नोड होता है उसका होता है 9870, जो रिसोर्स मैनेजर होता है यानी यान। ठीक है, रिसोर्स मैनेजर यान होता है, यान का होता है 8088। ये तो पहले भी सेम था, अभी भी सेम है।
नेम नोड का होता है अपना नेम नोड का पहले था 50070, मतलब 70 तो पहले भी था, पर क्या था 50070 था। अभी इन्होंने क्या दे दिया है 9870। और ये जो अपना मैं प्रोड्यूस की जॉब हिस्ट्री सर्वर है, इसका अपना होता है 19888। तो आप यहाँ पे लिखोगे, अपने ब्राउजर पे जाओगे, कहाँ पे चल रहे हैं अपन, लोकल होस्ट पे चल रहे हैं, तो अपन लिखेंगे HTTP रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोकल होस्ट के ऊपर, और कौन से पोर्ट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोलन आपका पोर्ट नंबर। जैसे मैं अगर 50070 डालूंगा तो अपने को एरर मिलेगा कि कोई 50070 पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी पोर्ट नंबर चेंज कर दिया और क्या कर दिया 9870। ये अपने नेम नोड का एड्रेस है। यहाँ पे आपको नेम नोड का और भी मिल जाएगा कि नेम नोड चल रहा है नहीं चल रहा है, डेटा नोड चल रहा है नहीं चल रहा है। जो डेटा नोड है उसका IP एड्रेस होता है 9875। अगर आप लिखोगे लोकल होस्ट कोलन 9875, ये अपना होगा डेटा नोड का, नहीं है डेटा नोड का ये। ओके लेट मी चेक। 9870 ही बोल रहा है ये, दोनों पे 9870 ही है, कोई बात नहीं, दोनों को सेम बोला हुआ है इसने। पर अपने पास यान का क्या होगा HTTP://localhost। यान के लिए अपने को दिया हुआ है 8088। ये यान का है। और अगर आपको मेप प्रोड्यूस देखना है तो अपन चलाएंगे, मैं भी तीनों को बताता हूँ आपको कैसे अपने को रीड करेंगे। HTTP लोकल होस्ट और 19888, ये अपने किसका है 888 है क्या है, तो लेट मी चेक अगेन हियर। 19888 दिया, तो ये फिर अपने चेंज कर दिया था शायद 9000 कर दिया था अपन ने। HTTP के ऊपर तो यही चलना चाहिए। पर अभी अपना मैपडू से कोई जॉब चल नहीं रही होगी, इसीलिए वो अपने को क्या नहीं दिखा रहा है, कोई जॉब अपने को दिखा नहीं रहा है 19888 पे। तो इसको बाद में यूज़ करेंगे अपन मैपडूस को, तो उसको बाद में अपन देखेंगे। तो देखो ये अपना जो है ये हडूप का क्या है आपका, ये अपन बोलते हैं रिसोर्स मैनेजर, जो आपके सारे रिसोर्स को मैनेज करता है। तो पहले अपन देखते हैं ये फिक्स पोर्ट नंबर है 8088। आप HTTP पे जा सकते हो लोकल होस्ट पे ब्राउजर खोल के और लिख सकते हो 8088। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आपका जो भी रिसोर्स मैनेजर है उसकी एक वेब इंटरफेस मिल जाएगा। तो देखो आपको बता रहे हैं कि अभी कितने क्लस्टर चल रहे हैं, कितने कितने नोड्स एक्टिव हैं आपके, सिर्फ एक नोड एक्टिव है। इन रियल 100-200 नोड्स अपने पास एक्टिव रहते हैं। कितने नोड डिकमीशन हैं, कितने नोड लॉस्ट हो चुके हैं, कितने अनहेल्दी नोड्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो नोड्स की इन्फॉर्मेशन रखता है अपना यान। दूसरा यहाँ पे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती है। तो बाय डिफॉल्ट जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो कौन सी है, कैपेसिटी शेड्यूलर है ना। तो ये कैपेसिटी के हिसाब से शेड्यूल करते हैं। शेड्यूलिंग रिसोर्स टाइप दिया हुआ है अपना कि मेमोरी MB में लेगा, यूनिट MB है, और वर्चुअल कोर्स लेगा ये, जो भी क्या करेगा रिसोर्स अलोकेट करेगा एप्लीकेशंस के लिए। और मिनिमम लोकेशन दे रखा है इसने कि मिनिमम 1 GB रैम आपको मिलेगी और 1 कोर आपको मिलेगी क्या करने के लिए, आपकी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। मैक्सिमम आपको 8 GB रैम और 4 कोर मिल सकती है किसी भी जॉब को रन करने के लिए। अभी कोई जॉब नहीं चल रही है, तो नीचे दिखा रहा है कि कितनी जॉब चल रही है अपनी। तो ID कौन है, किस यूजर ने जॉब रन कर रही है, कौन सी एप्लीकेशन रन कर रही है, टेक क्या है, ठीक है, कितनी प्रायोरिटी है, कब स्टार्ट हुई थी, लॉन्च कब हुई थी, फिनिश कब होगी या फिनिश कब होगी, ये स्टेट क्या चल रही है, फाइनल स्टेटस से क्या है, कितने कंटेनर रनिंग कर रहे हैं, कितने CPU यूज़ हो रहा है, कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। आपको नई जॉब सबमिट करनी है, आप न्यू पे चले जाओ, यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, आपको कितनी एप्लीकेशन चल रही है, रनिंग कितनी है, सबमिट कितनी हुई है, एक्सेप्ट कितनी हुई है, रनिंग कितनी है, फिनिश कितनी है। पर ये सब का बाई काम है अपनी, जब अपन कोड रन करेंगे तभी कोड अपने पास नहीं है। बट यू शुड रिमेंबर दिस लोकलहोस्ट 8088, ये अपने वेब इंटरफेस है किसका, रिसोर्स मैनेजर का। ये जो 9870 है लोकल होस्ट पे वेबसाइट है, ये किसका अपना, ये अपने नेम नोड का बेसिकली वेब इंटरफेस है। तो बोल रहा है कि आपका जो नेम नोड है वो चल रहा है 0009000 पे। 9000 पे क्यों चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा अपने HDFS साइट XML में एंट्री चेंज करी थी 9000। इसका भी डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है, वो मेरे को याद नहीं आया, मैंने देखा भी नहीं, बट अपने 9000 पर रन किया था। अपने एक एंट्री करी थी कि आपका जो नेम नोड चलेगा वो कहाँ चलेगा, 0009000 पर चलेगा। उसके बाद ये है कि समरी सिक्योरिटी ऑफ है, सेफ मोड ऑफ है,
यानी ना तो आप सेफ मोड में हो, ना सिक्योरिटी, आप सिक्योरिटी भी आपने सेटअप नहीं कर रखी है। बोल रहा है कि 6 फाइल्स और डायरेक्टरीज बनी हुई है, ये बोल रहे हैं 0 ब्लॉक्स आपके पास अवेलेबल हैं, क्योंकि अपन ने अभी तक एक भी फाइल अपलोड नहीं करी है किसके अंदर, अपने फाइल सिस्टम में। पर अपन ने 6 फाइल्स या फोल्डर्स अपन ने क्रिएट कर दिए। 6 देखें तो अपन यूज़र, हडूप, हडूप के अंदर अपने डेटा बनाया और वेयरहाउस बनाया, ग्रास बनाया और एक स्लेश खुद है, तो कितने हो गए 6 फोल्डर्स अपने पास, 6 टोटल फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। हीप मेमोरी बोल रहा है कि हीप मेमोरी में 372 MB की हीप मेमोरी दी हुई है, तो मैक्सिमम हीप आप ले सकते हो 2.91 GB की, और अभी जो यूज़ आ रही है आपकी हीप मेमोरी वो कितनी आ रही है 150.63 MB आपकी यूज़ आ रही है। फिर ये बता रहा है कि कॉन्फ़िगर कैपेसिटी कितनी है, आप सिर्फ 70 GB का डेटा स्टोर कर सकते हो, क्योंकि 30 GB तो किसको चाहिए, मतलब 70 GB अवेलेबल है अपने पास डेटा अपलोड करने के लिए, बहुत कम रिसोर्स अपने पास है। और इसके अलावा DFS में कितना % यूज़ हो रहा है, 12% यूज़ अभी तक, कितना बचा हुआ है 5.99 GB अपन इसमें नॉन DFS के लिए यूज़ कर सकते हैं। DFS में कितना रिमेनिंग बचा हुआ है 63.97 GB बचा हुआ है। उसके अलावा ब्लॉक पूल 12 KB यूज़ हुआ है। इसमें लाइव नोड कितने चल रहे हैं, तो एक नोड चल रहा है, डेटा नोड भी एक ही है, मेंटेनेंस में कोई नहीं है, डेट नोड कोई नहीं है, ठीक है, डिकमीशन नोड कोई नहीं है, मेंटेनेंस मोड में कोई एंटर नहीं करता है, टोटल फेलियर कितने कोई नहीं है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ अंडर एप्लीकेशन ब्लॉक्स, कोई ब्लॉक अभी एप्लीकेशन के अंडर नहीं है, कितने पेंडिंग ब्लॉक्स हैं डिलीशन के लिए वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये बोल रहा है कि ब्लॉक डिलीशन स्टार्ट टाइम कब हुआ था, चेक पॉइंट कब क्रिएट होता लास्ट टाइम पे, ठीक है, और इनेबल कोडिंग पॉलिसी आपकी कौन सी है वो यहाँ पे दी हुई। ये आपको जनरल स्टेटस दिया हुआ है आपके नेम नोड का, कि कोई भी एरर आती है आप नेम नोड कहाँ पे डेटा स्टोर करेगा, /वेयर वेयरहाउस हडूप नेम नोड में, यहाँ पे मैंने चेक भी किया था। दूसरा स्टेट कौन सी है कि अभी जो एडिट लॉग चल रहा है आपका प्रोग्रेस में वो इस लोकेशन पे चल रहा है, देखो एडिट लॉग इन प्रोग्रेस, जो भी आप चेंजेस कर रहे हो। नेम नोड का स्टोरेज कहाँ पर है, ये लोकेशन है अपनी स्टोरेज डायरेक्टरी है जहाँ पे अपन स्टोर कर रहे हैं, क्या है, इमेज और एडिट लॉग्स को अपन स्टोर करेंगे एक्टिव है भी। और DFS मतलब आपका डेटा नोड, तो DFS में डिस्क कितनी है 70 GB है, कैपेसिटी 12% है, इतना आपका रिमेनिंग है जो आप बचा सकते हो। तो ये तो नेम नोड की इन्फॉर्मेशन होगी। डेटा नोड पे चेक करोगे, एक ही डेटा नोड है अपने पास, वैसे मल्टीपल डेटा नोड्स हो सकते थे, एक डेटा नोड है और उस डेटा नोड के अंदर भी परसेंटेज यूज़ दिखा रहा है कि कितना % यूज़ हो चुका है वो। तो ये बोल रहा है कि आपके पास यहाँ पर रिपोर्ट है सबकी, एक ही डेटा नोड चल रहा है 9866 पे, और HTTP पोर्ट जो है वो होता है अपना 9864। तो मैंने 9875 लिखा था इसलिए एरर आ रही थी, एक्चुअल में जो डेटा नोड का एड्रेस है यू कैन राइट इट डाउन, वो अपना रहेगा लोकल होस्ट पे 9864, ये आपके डेटा नोड का एड्रेस है, यू सी डेटा नोड .html, ये आपका डेटा नोड है, प्रॉपर डेटा नोड का एड्रेस है ना। तो डेटा नोड बता रहा है कि आपका डेटा नोड यहाँ पे डेटा स्टोर करेगा, डेटा नोड के अंदर इसके अंदर भी 63.97 GB मेमोरी लेफ्ट है, कैपेसिटी लेफ्ट है। और अभी देखो ये कौन से ब्लॉक पूल में काम कर रहे हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है, जो अपने वहाँ LS करके देखा था ना कि ब्लॉक पूल ID आपकी ये है, और ये रनिंग स्टेट में ब्लॉक पूल 1 घंटे पहले, लास्ट जो ब्लॉक रिपोर्ट थी वो 1 घंटे पहले जनरेट हुई थी, ये अपने को बता रहा है। और 128 MB के अपने ब्लॉक है, और ये बोल रहा है कि ब्लॉक रिपोर्ट साइज में मैक्सिमम साइज कितनी हो सकती है आपकी, अभी 0 बाइट है, 128 MB आपकी हो सकती है। इसके बारे में बात करते हैं, पहले इधर आते हैं। तो नेम नोड पे आपको ये डेटा नोड की इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि मेंटेनेंस वगैरह डिकमीशन कितना है, तो ये नेम नोड ही है। कितने डेटा नोड फेल हुए यहाँ पे दिखेंगे, अगर आप कोई स्नैपशॉट क्रिएट करते हो, स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है, बैकअप लेना, अगर आप बैकअप लेते हो तो बैकअप्स आपको यहाँ पे शो करेंगे। स्टार्टअप प्रोग्रेस में ये आपके लॉग्स होते हैं, अगर कभी आपका हडूप फेल हो जाता है, लॉग फेल हो जाते हैं, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि कहाँ पे लॉग पढ़ोगे जाके आप, तो ये लॉग्स आपको दिए हुए कि यहाँ पे चेक पॉइंट सेव कर रहे हैं हम, ठीक है, ये आपके चेक पॉइंट सेव हो रहे हैं, देखो FSC में चेक पॉइंट, ठीक है, और ये FSC में चेक पॉइंट, ये चेक पॉइंट, ये कौन क्रिएट करता है चेक पॉइंट्स, ये क्रिएट करता है अपना सेकेंडरी नेम नोड, और ये अपना बेसिकली एडिट लॉग है जो भी चल रहा है करंट टाइम पे। तो इसमें अपने को दिया हुआ है कि आई नोट्स कितने वगैरह वगैरह वैल्यू दी हुई है, और यहाँ यूटिलिटी में आप जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो यूटिलिटीज़ में ये यूटिलिटी आपकी डेटा नोड पे भी सेम है, ठीक है। तो बेसिकली डेटा नोड की यूटिलिटीज़ है, तो यहाँ पे आप क्या चेक कर सकते हो, सबसे मेन चीज़ है लॉग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉग्स में आपको क्या मिलेगा, लॉग्स में आपको सिर्फ लॉग डेटा मिलेगा, जब भी एरर आती है तो अपन लॉग चेक करते हैं, तो लॉग्स आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा अपन यहाँ से क्या पढ़ सकते हैं, आपके लॉग के लेवल चेक कर सकते हैं कि कौन से लेवल का लॉग सेट करना है आपको, गेट और सेट कर सकते हैं अपन लॉग लेवल्स। एंड
उसके अलावा मैट्रिसेस अपन चेक कर सकते हैं। मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है कि जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अपन यूज़ कर रहे हैं, तो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अपन यूज़ कर रहे हैं। तो जैसन फॉर्मेट में देख रहे हो, रो डाटा देखना है, हेडर देखना है, हेडर देख सकते हो। रो डाटा में देखोगे ना तो आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिलेगी, यहाँ पे हर एक प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। जैसे अपन यहाँ पे देखें कि नेम नोड डॉट नेम डॉट नेम नोड डॉट, ये अपने पास देखो प्रॉपर्टी रही नेम नोड की, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है, तो आप चेक कर सकते हो, मैट्रिसेस आप चेक कर सकते हो। और अगर आपको प्रॉपर्टीज़ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है तो आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके जो प्रॉपर्टीज़ अपने लिखी थी ना, वो प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। देखो कि नेम कॉन्फ़िगरेशन में दिखा रखा है कि ये प्रॉपर्टी है अपनी, जो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिख रही है। जैसे अपने जो प्रॉपर्टी सेट अपने सेट करी थी प्रॉपर्टीज़, वो क्या सेट करी थी, नेम नोड डॉट नेम डॉट डायरेक्टरी, वो आपको दिख रही है। ऐसे ही डी एफ एस डॉट नेम नोड या डी एफ एस डॉट एफ एस नेम नेम नोड डॉट एफ एस, क्या लिखा था आपने, डिफ़ॉल्ट डॉट नेम, डिफ़ॉल्ट डॉट डिफ़ॉल्ट नेम, डिफ़ॉल्ट एफ एस, इसकी एंट्री नहीं दिखा रहा है, पर हाँ यहाँ पे सारी की सारी एंट्रीज आपको मिल जाएगी। जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। तो कई बार मैं यहीं से सर्च कर लेंगे प्रॉपर्टीज़ अपन, और फिर अपन उसमें चेंज कर देंगे, चेक कर लेंगे डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी कितनी है और फिर चेंज कर देंगे उसको। उसके अलावा यहाँ पे और ऑपरेशन आपको दिया हुआ लास्ट में कि प्रोसेस थ्रेड डंप, कि कोई भी प्रोसेस चल रही है तो उसके थ्रेड की इन्फॉर्मेशन है, डंप फाइल है, ताकि ये बेसिकली डिबगिंग के लिए काम आती है अपने, तो उसको आप चेक कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें अपन यूज़ नहीं करेंगे इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दी, ब्राउज द फाइल सिस्टम। जैसे आप समझो कि ये आपका एक प्रोजेक्ट हो गया हडूप इंस्टॉलेशन के बाद में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो बाद में प्रॉब्लम की तब देखेंगे अपन देवांश, ओके, सॉरी देव आशीष जो भी है, देवाशीष। यहाँ पे जैसे अपन यहाँ पे फाइल सिस्टम पर आए, ब्राउज डायरेक्टरीज, तो आपको दिख रहा है कि आपने ग्रास फोल्डर बना रखा है, वेयर हाउस फोल्डर बना रखा है, यूजर फोल्डर बना रखा है। तो ये आप समझ सकते हो कि ये अपना एक प्रोजेक्ट हो गया, स्टोरेज प्रोजेक्ट हो गया, कि स्टोरेज का अपने को दिख रहा है। और जैसे अपन ने इसको कहाँ रन कर रखा है, अपन विंडोज से इस पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, वो छोटा सा काम क्या होगा कि सूडो लगा के सिस्टम CTL स्टॉप करना है आपको, किसको, पहले डिसेबल कर देना ताकि वो दोबारा स्टार्ट ही नहीं हो, फायरवॉल डी को, FIRE। फायरवॉल क्या होती है एक्चुअली, फायरवॉल आई थिंक आप लोगों को पता होगा, सिक्योरिटी वॉल होती है कि कोई भी बंदा आपके सिस्टम में एंटर नहीं करे। हालांकि मैं उसलिए बंद करा रहा हूँ क्योंकि उसको मैनेज करना पड़ेगा और वो सिस्टम एडमिन का काम है, डेवलपर्स का काम नहीं है, तो उसमें एक्स्ट्रा अपने को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब मेरे को पता है पर वो तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैंने फायरवॉल को क्या करना, प्रोसेस करना नहीं सिखाया। तो विंडोज़ में भी होता है, फायरवॉल होती है कि कोई भी बंदा अगर आपके सिस्टम पर रिक्वेस्ट लेके आ रहा है, जैसे अपन विंडोज सिस्टम से, ये लिनक्स सिस्टम है अपना, अपन विंडोज से लिनक्स पे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। तो फ्रॉम विंडोज सिस्टम फिर रिक्वेस्ट ऑन लिनक्स सिस्टम, तो क्या होगा, अपनी रिक्वेस्ट पहले कहाँ जाएगी, फायरवॉल पे जाएगी। फायरवॉल पहले चेक करता है कि क्या आपके सिस्टम ने अलाउ कर रखा है उस रिक्वेस्ट को आप तक भेजने के लिए। और अलाउ में क्या होता है कि एप्लीकेशन से अपन रिक्वेस्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन मतलब होता है कि आपका सिस्टम तो एक ही है, IP एड्रेस तो सेम ही है, पर आपके सिस्टम पे बहुत सारी एप्लीकेशन चल सकती है। जैसे अगर आप लिनक्स सिस्टम में डेटाबेस चला रहे हो तो 3306 पोर्ट पे चलेगा। अभी अपन क्या चला रहे हैं, अपन नेम नोड चला रहे हैं, वो अपना 9870 पोर्ट पे चल रहे हैं। डेटा नोड अपना 9864 पोर्ट नंबर पे चल रहा है। अपना मैं प्रोड्यूस एप्लीकेशन का चल रही है 8088 पोर्ट नंबर पे चल रही है। अपना HDFS का चल रहा है 9000 पोर्ट पे चल रहा है। और ऐसे बहुत से अपना SSH का चल रहा है 22 पोर्ट पे चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, और इनको बोलते हैं अपन सर्विसेज बोलते हैं, या इनको अपन सर्वर्स बोलते हैं, क्योंकि किसी ना किसी पोर्ट नंबर पर रन करते हैं, सॉकेट प्रोग्राम्स होते हैं। तो इसीलिए जो फायरवॉल होता है ना, ये फायरवॉल ये चेक करता है कि इस फायरवॉल में अपने रूल्स होते हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स, कि कौन अंदर आ सकता है, कौन बाहर जा सकता है। बेसिकली अपन जो मेन रूल चेंज करते हैं वो इनबाउंड रूल चेंज करता है। तो अपन ये चेक करते हैं कि ये बंदा कौन से पोर्ट नंबर पर रिक्वेस्ट कर रहा है। जैसे मानो अपन रिक्वेस्ट करिए 22 पोर्ट पे, तो क्या आपने लिनक्स सिस्टम ने 21 पोर्ट पे रिक्वेस्ट को अलाउ कर रखा है क्या फायरवॉल में? अगर आपने अलाउ कर रखा है तो इसकी रिक्वेस्ट आप तक पहुंच जाएगी, वरना यहीं से इसकी रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी, डिनाई हो जाएगी। तो हैकर्स को प्रिवेंट करने के लिए अपन फायरवॉल लगाते हैं ताकि अपने सारे पोर्ट नंबर क्या रहे, सेफ रहे। तो अगर आप विंडोज़ मशीन से रिक्वेस्ट करोगे कौन से पोर्ट नंबर पे, 9870 पोर्ट नंबर पे, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, एरर मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो फायरवॉल है ये यहाँ पे चल तो रहा है अपना सिस्टम, लेकिन वो आपको इस सिस्टम पे जाने नहीं देगा, वो उसके पहले ही आपको रिटर्न कर देगा, वो बोलेगा नहीं हम आपको नहीं दे सकते।
क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि फायरवॉल में आपने इस पोर्ट नंबर को अलाउ नहीं कर रखा है। तो या तो अपन सारे पोर्ट नंबर अलाउ करने बैठे, वैसे एक दो पोर्ट नंबर अलाउ करने तो मैं बता देता, पर हडूप में आपको बहुत सारे पोर्ट नंबर अलाउ करने पड़ेंगे ना, आपके रिसोर्स मैनेजर के, नोड मैनेजर के, इनके HDFS के पोर्ट्स, फिर अपने इनके HTTP पोर्ट्स, बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। तो इसके लिए मैंने फायरवॉल को बंद कर दिया। पर रियल लाइफ के अंदर जो सिस्टम एडमिन्स होते हैं, क्योंकि दो प्रोफाइल है, बिग डेटा डेवलपर, बिग डेटा एडमिन, तो जो बिग डेटा एडमिन है वो एक्चुअली लिनक्स वाला बंदा है, उसको लिनक्स का पूरा पता है कि फायरवॉल कैसे मैनेज करते हैं, सिस्टम कैसे मैनेज करते हैं, सोल्यूशन कैसे करते हैं, वो फायरवॉल मैनेज कर लेगा। वो उसकी हेडेक है कि उसको पोर्ट नंबर देखने पड़ेंगे, अलाउ करने पड़ेंगे, सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी। अपन डेवलपर है, अपने को एप्लीकेशन चलाने से मतलब है, तो अपन ने फायरवॉल को ऑफ कर दिया। ठीक है, तो अपन इस फायरवॉल को रिमूव कर दिया कि सीधी रिक्वेस्ट जाए अपनी, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो ये तो क्या करता है, डिसेबल करता है। डिसेबल करने का मतलब क्या होता है, किसी भी सर्विस को आप डिसेबल कर रहे हो, उसका मीनिंग ये होता है कि जब सिस्टम रिबूट होगा तो वो ऑटोमेटिकली सर्विस ऑन नहीं होगी। वरना अगर अपन अभी स्टॉप कर देंगे, फिर आप कल दोबारा सिस्टम ऑन करोगे तो वापस से वो सर्विस ऑन हो जाएगी। अभी तो ऑफ कर दोगे आप, लेकिन हमेशा जैसे सिस्टम बूटअप होता है, बूटअप प्रोसेस बोलते हैं अपन, जैसे सिस्टम बूटअप होता है तो प्रोसेस क्या हो जाती है, बैकग्राउंड में रन हो जाती है। तो अपन चाहते हैं कि परमानेंटली डिसेबल हो जाए। तो ये जब तक अपन इसको इनेबल नहीं करेंगे, अपन इसको स्टेब्लिश नहीं करेंगे, तब तक ये रन नहीं करेगी। तो इसको अपन ने डिसेबल किया, एंड देन आप sudo systemctl स्टॉप भी कर दोगे, स्टॉप फायरवॉल डी। ये सर्विस को अपने स्टॉप कर दिया। आप स्टेटस चेक कर सकते हो कि बंद हुई नहीं हुई, तो systemctl ये कमांड है लिनक्स में, स्टेटस फायरवॉल डी। तो विल सी कि अपनी फायरवॉल क्या हो चुकी है, इनएक्टिव है, डेड हो चुकी है। तो दैट्स इट। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं विंडोज़ के ऊपर अपना ब्राउज़र खोल सकता हूँ। जो क्रोम ब्राउज़र है अपना, वो अपने विंडोज़ पे खोला, और विंडोज़ पे मैं लिख रहा हूँ कि मेरे को HTTP एड्रेस पे जाना है। अब मैं लोकल लिखूंगा तो नहीं चलेगा ना, आप लिखो लोकल 9870, नहीं। लोकल का मतलब क्या होता है, लोकल मशीन। लेकिन अपन ने विंडोज़ पे हडूप इंस्टॉल नहीं किया है, विंडोज़ पे हडूप नहीं चल रहा है। हडूप कहाँ चल रहा है, अपना लिनक्स मशीन पे। तो यहाँ से तो अपने को IP डालना पड़ेगा। IP क्या है, 192.168, मेरे को याद है 29.230। आपको याद नहीं हो, आप चेक कर सकते हो कि इस IP एड्रेस पे जाना है, और इस IP एड्रेस से कौन से पोर्ट पे जाना है अपने को, 9870 पोर्ट पे जाना है। यानी कि आप इसको एज ए प्रोजेक्ट दिखा सकते हो। आपने अगर जैसे आपके घर पे राउटर है, आपके घर पे कोई पुराना लैपटॉप रखा हुआ है, या कोई पुरानी हार्ड डिस्क रखी 500 GB की, या आपका प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। आप उसमें हडूप इंस्टॉल कर सकते हो, और हडूप इंस्टॉल करके मैं बताऊंगा भी सेटअप करना। आप इसको इस तरह से, इसको अपन नाम से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वन ड्राइव डॉट समथिंग, तो वो भी सेट करना सीख सकते हैं अपन। पर यहाँ पे अपन ने इसको एक्सेस कर लिया। अब सबको फाइल्स देखनी होती है, कोई फाइल डाउनलोड करनी है, अपलोड करनी है, मूवी देखनी है, तो अपन खुद का एक क्लस्टर बना सकते हैं हडूप का। तो यहाँ पे देखो अपन विंडोज से देख पा रहे हैं। इवन क्योंकि मैंने तो अभी इसको कहाँ पे रखा हुआ है, ब्रिज पे रखा हुआ है। अगर आपने नेट पे रखा हुआ है तो आप विंडोज से तो एक्सेस कर सकते हो, लेकिन विंडोज के बाहर किसी और डिवाइस से एक्सेस नहीं कर पाओगे। आप अपने पापा के मोबाइल से या अपने भाई के लैपटॉप से इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। मैं अपने घर में जितने भी डिवाइस हैं जो मेरे राउटर से कनेक्टेड है जियो के, मैं उनसे इसको एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ब्रिज कनेक्शन में डाला हुआ है। ब्रिज का मतलब क्या था, अपनी लिनक्स मशीन को अपन ने सीधा कहाँ अटैच कर रखा है, मेन राउटर से। और नेट का मतलब क्या है, अपनी लिनक्स मशीन अपनी विंडोज़ मशीन से अटैच है, तो विंडोज़ से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन बाहर वाले कम्युनिकेट नहीं कर सकते। वो आप देख लेना एक बार। तो यहाँ से जाके आप यूटिलिटी चेक कर सकते हो कि यहाँ पे मैं आके चेक कर सकता हूँ, अच्छा मेरे पास ग्रास यूजर और वेयर हाउस फोल्डर है ना। तो वहाँ पे आप यूज़ के हिसाब से हो सकते हो। तो ग्रास में कुछ नहीं रखा हुआ है, खाली है। ठीक है, एंड अपने यहाँ पे चेक करें वेयर हाउस, ये भी कुछ नहीं रखा हुआ है, खाली है। यूज़र के अंदर अपन देखेंगे, अपन एक हडूप फोल्डर बनाया था, हडूप के अंदर अपन एक डेटा फोल्डर बनाया था। अब अगर आपको फाइल अपलोड करनी है, तो कल मैंने आपको क्या सिखाया था, SCP सिखाया था कि SCP से फाइल कॉपी कर दो, या फिर SFTP के थ्रू जो अपन ने मोबाइल एक्स टर्मिनल देखा था, उससे आप कॉपी कर सकते हो। आपने हडूप का खुद का पोर्टल बना दिया, अब आप यहाँ से फाइल अपलोड कर सकते हो। कि अपलोड करनी है, कौन सी फाइल अपलोड करनी है, होगी नहीं उसके लिए सेटअप करना पड़ेगा, पर लेट्स ट्राई। तो मैं डेस्कटॉप पे गया, मैंने बोला कि यार चलो डाउनलोड्स में चल लेते हैं। मैं डाउनलोड में क्या बोला कि यार मेरे पास एक ये archive.zip, ये मेरे पास क्या डेटा रखा हुआ है कुछ, या यहाँ पे कनाडा का डेटा रखा हुआ है, तो canada.xls फाइल है अपनी, तो कनाडा का डेटा अपन ने यहाँ पे अपलोड कर दिया। तो मैंने यहाँ पे किया कि इस फाइल को अपलोड करना है, अपलोड। सो इट्स ट्राइंग टू अपलोड, लेट्स चेक इट विल फेल और अपलोड। तो देखो यहाँ पे फेल हो गया अपना, couldn't अपलोड द फाइल canada.xls। अभी अपलोड क्यों नहीं कर सका, उसका रीज़न है परमिशन एरर है। अपने को परमिशन देनी पड़ेगी जब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इसको। तो बेसिकली किस यूज़र से यूज़ कर रहे हैं अपन, एनोनिमस यूज़र से यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ हडूप यूज़र को परमिशन है, और अपन हडूप यूज़र नहीं है, अपन विंडोज़ से फाइल अपलोड कर रहे हैं। तो जो भी नेटवर्क यूज़र होता है, जब आप बाहर से आते हो नेटवर्क यूज़र होते हो, तो उसका यूज़र नेम अलग होता है,
और नेटवर्क यूजर नेम का क्या है, वेब HDFS नेम से बंदा काम करेगा। अभी अपन चेक करेंगे, जैसे प्रॉपर्टीज़ में आप चेक कर सकते हो, ये फाइल अपलोड नहीं हुई, यूटिलिटी में गए अपन, कॉन्फ़िगरेशन में गए अपन, तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं HDFS। जब आप सर्च करोगे वेब HDFS तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम वगैरह भी मिलेंगे। या यूज़र नेम तो नहीं मिल रहा अपने को, यूज़र सर्च करते हैं अपन, यूज़र सर्च करते हैं, नेम नोड का यूज़र नेम, DFS परमिशंस, यान की परमिशंस के बारे में बता रहा है, यान, यूज़र होम, यूज़र ग्रुप, FS यूज़र, एक प्रोटोकॉल होता है, इसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत सारे यूज़र की प्रॉपर्टी है, हर एक सर्विस के यूज़र्स होते हैं, DFS डॉट वेब HDFS ब्राउजर यूज़र एजेंट एजेक्स। तो सर्च करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं अपन, वेब HDFS यूज़र। तो वेब HDFS रेस्ट API अपने को दी हुई है, तो अलग से पढ़ेंगे अपाचे वेब HDFS रेस्ट API। ऑथेंटिकेशन टाइम आउट, क्लाइंट की स्टोर, प्रॉपर्टी का नाम याद करना बहुत मुश्किल है, लेट मी रिमेंबर, या तो मेरे को याद आ ही जाएगा, वेब HDFS डाटा। अपन यूज़र सर्च करते हैं ना, यूज़र प्रॉक्सी यूज़र कौन है अपना, प्रॉक्सी यूज़र नेम वेब HDFS वर्जन 1, ये तो ठीक है, तो अपने एप्लीकेशन कंज्यूम करने के लिए यूज़ करेंगे। सर्च किया था अपन और क्या आंसर आया था अपने पास, फ्रॉम विच यूज़र वी अपलोड फाइल इन HDFS यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल, ऐसा कुछ सर्च किया किसी ने? नहीं, HTTP बस दिया हुआ। लेट मी चेक ओल्ड डेटा, वहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगर करा होगा, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी प्रॉपर्ली अपन क्या, प्रॉपर्टी का नाम क्या था। सो लेट्स चेक ऑन डी ड्राइव, टेक्स्ट ऑफ कंटेंट, ओल्ड कंटेंट, बिग डेटा, नहीं, हडूप हिस्ट्री के अंदर बहुत कुछ रखा हुआ है, नहीं। मेरे को कंटेंट में मैंने कहाँ रख दिया डेटा, जो मेरा ओल्ड कोड था वो मैंने ओल्ड कोड्स में रखा होगा। सर्च करना बहुत भारी बात है, इससे अच्छा तो अपन यहीं पे सर्च कर लेते हैं, प्रॉपर्टी में मिल जाएगा, अपना इतना मता मारेंगे तो अपन। उसको अपन वेब यूज़र बोलते हैं शायद, वेब यूज़र नहीं बोलते, वेब HDFS। इसमें तो प्रॉपर्टी नहीं है वेब HDFS नाम से यूज़र। एक्चुअली जो एंट्री आती है, ये अपनी एंट्री आती है कौन सी फाइल में, ये एंट्री आएगी अपनी कोर साइट XML में, तो कोर साइट XML के अपन डिफ़ॉल्ट फाइल देखते हैं। अपाची ORG, ये अपने पास कोर साइट XML फाइल है, यहाँ पे सर्च करते हैं,
प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है हडूप में, वेब HDFS, FS डॉट होस्ट, वेब HDFS MPL नहीं, ये तेरे फैस ने यूजर सर्च करते हैं यहाँ पे, हडूप टेम डायरेक्टरी, फिल्टर इनिशियलाइजर्स, F3 FS यूजर, हडूप HTTP स्टैटिक यूजर। हाँ ये रहा, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अपन स्टैटिक यूजर प्रॉपर्टी। ये डॉक्टर हु के नाम से अपने पास प्रॉपर्टी बन रही है ना, डॉक्टर हु। तो बेसिकली है क्या, जब अपन यहाँ पे विंडोज़ से फाइल अपलोड कर रहे हैं ना, अपने को एरर क्यों मिली, जब आपने यहाँ पे फाइल अपलोड करी, जैसे मैं यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करता हूँ कि क्रिएट डायरेक्टरी, डेटा के अंदर अपने बोला कि याहू डायरेक्टरी क्रिएट कर दो, जब अपन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे एरर आ रही है, वो मेरे को पता चला, परमिशन डिनाई, एरर आ रही है अपने को, क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर हु। कौन से यूजर से काम कर रहे हो आप, डॉक्टर हु, हडूप से काम नहीं कर रहे हो। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि हडूप ये बोलते हैं कि सिक्योरिटी के लिए जब भी आप किसी भी HTTP पेज से डेटा अपलोड करते हो तो आप किस नाम से काम करते हो, डॉक्टर हु नाम से काम करते हो। आप डॉक्टर हु नाम से काम करते हो तो क्या करना पड़ेगा अपने को, डॉक्टर हु की प्रॉपर्टी कहाँ पे सेट है, वो प्रॉपर्टी अपने चेक करी, वो प्रॉपर्टी कौन सी थी अपनी, ये हडूप HTTP स्टैटिक यूज़र। तो HTTP स्टैटिक यूज़र प्रॉपर्टी को अपने को चेंज करना पड़ेगा अगर आप फाइल अपलोड करना चाहते हो। तो पहले आप क्या करोगे, स्टॉप -all.sh करोगे, सारे सर्विसेज को अपन स्टॉप करेंगे, क्योंकि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी चेंज करते हो तो आपको दोबारा से सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब सिस्टम क्या, हडूप रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहले प्रॉपर्टीज बंद कर दो,
ठीक है, अभी आवाज़ आ रही मेरी? लास्ट कहाँ तक थे, कहाँ तक आवाज़ आ रही थी? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने प्रॉपर्टी चेंज करी है, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि अपन ने प्रॉपर्टी चेंज करी है। तो यहाँ से अपन जो टर्मिनल चला रखा था, ठीक है, तो इस टर्मिनल में अपन ने क्या किया, इस टर्मिनल में अपन ने जाके इस फाइल में चेंज किया है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में अपन ने कहाँ चेंज करा, हडूप होम के अंदर etc हडूप कोड सेट XML, इस कोड सेट XML के अंदर जाके अपन ने प्रॉपर्टी चेंज करी है। तो इस फाइल में अपन गए और इस फाइल में जाके अपन ने ये वाली प्रॉपर्टी चेंज कर दी, hadoop.http स्टैटिक यूजर hadoop। तो ये प्रॉपर्टी अपन ने चेंज करी कोड सेट XML में, पूरी की प्रॉपर्टी ऐड कर दी। उसके बाद अपने सर्विस को रिस्टार्ट कर दिया। तो जो सर्विस थी अपनी हडूप की, अपन ने उसको स्टॉप कर दिया था पहले, फिर अपन ने उसको वापस से स्टार्ट कर दिया, स्टॉप ऑल डॉट sh, स्टार्ट ऑल डॉट sh। और स्टार्ट करने के बाद में अगर आप JPS करोगे तो सर्विस चल रही है। और चूंकि लास्ट टाइम एरर आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे एक्टिविटी में जाके आपको यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करके दिखाया। क्या फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आप कर सकते हो कि हाई फोल्डर क्रिएट करना है, आप कर सकते हो। क्योंकि अब अपन ने क्या बोला है कि HTTP से, ये अपना HTTP से एक्सेस कर रहे हैं अपन, कि HTTP से आप एक्सेस करोगे तो HTTP से आपको जो परमिशन मिलेगी वो किसकी मिलेगी, हडूप की परमिशन मिलेगी। और ये हाई फोल्डर आपका क्रिएट हो चुका है। तो इस हाई फोल्डर में अगर फाइल अपलोड करनी है आप कर सकते हो। तो जो काम अपन पहले कमांड लाइन से कर रहे थे, बिना कमांड लाइन के आप ग्राफिकली भी वो काम कर सकते हो। और इट विल वर्क लाइक योर फाइल सिस्टम, कि आपको स्लेश पे जाना है, आप स्लेश पे चले जाओ, तो आपका सारी फाइल्स आपको दिख रही है। अब ये तो मैं लिनक्स से कर रहा था, विंडोज़ में कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो फिर अपने को कुछ और प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे पोर्ट नंबर वगैरह अभी अपना लोकल होस्ट पे चल रहा है सब कुछ, अपने को इसको IP पे चलाना पड़ेगा, हर चीज़ को IP पे चलाना पड़ेगा। अभी सिर्फ नेम नोड कहाँ चल रहा है, IP पे। डेटा नोड वगैरह कहाँ चल रहे हैं, आपके लोकल सिस्टम पे चल रहा है। तो पहले चेक करके देखते हैं। तो यहाँ से जो मेरा विंडोज़ है, विंडोज़ के ब्राउज़र पर अपन आए, और इस ब्राउज़र में ये जो अपना HDFS है, इसको अपन ने, यहाँ पे एरर आ रही थी, डॉक्टर हु क्या नहीं कर सकता है, क्रिएट नहीं कर सकता, राइट नहीं कर सकता है। अपन जाते हैं कि अपने पास हडूप के अंदर डेटा फोल्डर में थे, अपन हडूप फोल्डर में जाते हैं कि हडूप फोल्डर में मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, लाइक अपन एक फोल्डर बनाया, पाइथन फोल्डर बनाया, तो हमने पाइथन फोल्डर क्रिएट कर दिया। पहले एरर आ रही थी ना, अभी एरर नहीं आ रही, देखो। तो ये प्रोजेक्ट बन गया आपका, कि अगर आप अपने राउटर के अंदर अपलोड कर दोगे तो कोई भी आपके घर में ऑनलाइन जाके उस URL पे क्या कर सकता है, फोल्डर क्रिएट कर सकता है। मैंने पाइथन फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब इस पाइथन फोल्डर के अंदर मेरे को कुछ अपलोड करना है, तो मैं पाइथन फोल्डर में गया, यहाँ से चेक करते हैं कि अपलोड कर पा रहे नहीं कर पा रहे। देखो फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अपन किससे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, नेम नोड से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अगर अपन फाइल अपलोड कर पाए, इसका मतलब है कि अपन डेटा नोड से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर फाइल अपलोड नहीं हुई तो नेम नोड तो चल रहा है, फोल्डर क्रिएट हो गया, तो फिर डेटा नोड में प्रॉब्लम है। तो चूज फाइल किया अपन ने, ये हडूप वाली फाइल अपलोड कर देते हैं, hadoop.pdf ओपन किया अपन ने, अपलोड किया अपन ने। तो लेट्स चेक कि फाइल अपलोड होती है नहीं होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपने पास एरर आ रही है, couldn't अपलोड दी फाइल। और ये क्यों आ रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन की दिक्कत है। जो अपना डेटा नोड है वो लोकल होस्ट पे चल रहे हैं, वो नेटवर्क में नहीं चल रहे हैं। तो आई विल शेयर यू सम प्रॉपर्टीज़, आप वो ऐड कर देना अपनी HDFS वाली फाइल में, फिर आपका काम हो जाएगा। तो मैं काम करके दिखाऊंगा कि कैसे अपन फाइल अपलोड करेंगे विंडोज सिस्टम से डायरेक्टली, किसके अंदर, हडूप में। और ये अगर आप फॉलो करोगे तो आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा स्टोरेज प्रोजेक्ट, कि अपने लैपटॉप में आप स्टोरेज बना दो। सबको कोई फाइल यूज़ करनी है तो घर वाले अब उन फाइल्स को आप कॉमनली स्टोर कर सकते हो अपने क्लाउड के ऊपर। तो क्लाउड बना दिया अपन ने खुद का। तो ये तो चलो फाइल होगी, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो बताओ, उसको सोल्व करते हैं। इसकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे अपन। अभी अपलोड करने में एरर आ रही है, और इसलिए आ रही है क्योंकि अपन डेटा नोड से बात नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स द एरर, जस्ट बिकॉज दिस एरर इज कमिंग, है ना। अगर आप एरर लॉग में जाके चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा, लॉग्स में आके चेक करोगे ना कि डेटा नोड के लॉग अपन चेक करें, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा लास्ट में कि एरर क्यों आ रही है। So you come here, you can just see this error is coming. इसे error retrieving host name, तो ये एरर है। अब इस एरर को कैसे, मतलब ये लॉग्स पढ़ने आना चाहिए, क्योंकि अभी अपन ने काम किया तो बोला सक्सेसफुली सब कुछ काम हो रहा है, रिपोर्ट वगैरह सेंड कर दिए। लेकिन जैसे आप फाइल अपलोड करने की ट्राई कर रहे हो, है ना, डेटा नोड गोट फाइनलाइज कमांड फॉर ब्लॉक पुल, इसमें हमने फाइल अपलोड करनी है। ये डेटा नोड का वेब HDFS डॉट वेब हैंडलर से क्या कर रहा है, अपने को डेटा एक्सेस कर रहा है कि ये होस्ट नेम क्या है, और होस्ट नेम इसको एरर मिल गई।
ठीक है। तो एरर क्या मिली अपने पास कि कोई होस्ट नेम मेरे पास जो मिला वो 127.0.0.1 था और उस पर कोई डेटा नोड नहीं चल रहा है, तो उसके वजह से कोई एरर मिल रही है। आई विल सोल्व दिस इन टुमारो लेक्चर, विल सोल्व इट। ओके, तो देखो ये ऑपरेशन कहाँ पे जा रहा है। अगर आप देखोगे कि नेम नोड आरपीसी एड्रेस 9000 था, क्रिएट फाइल फ्लैग करना है अपने को, ओवरराइट करना है, फॉल्स ट्रू करना है, ये काम तो हो गया। फिर जो नेम नोड का एड्रेस है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे थर्ड लाइन डेटा नोड पे लाइन देखोगे कि डेटा नोड पे अपलोड करना है, तो लाइन क्या आ रही है कि सोर्स मेरे को यहाँ से उठाना है फाइल को और यहाँ पे फाइल को अपलोड करना है 9866 पे। अब ये आईपी एड्रेस जो आ रहा है यहाँ पे, अब मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मेरे को एक्सपीरियंस है। तो ये जो आईपी एड्रेस आ रहा है ना 127.0.0.1, ये आईपी एड्रेस किसका है, लोकल विंडोज़ का है, और विंडोज़ के ऊपर नेम नोड चल नहीं रहा है, तो इसीलिए सॉरी डेटा नोड चल नहीं रहा है, तो इसलिए एरर आ रही है। तो डेटा नोड का अपने को एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। डेटा नोड को भी कहाँ चलाना पड़ेगा अपने को, सेम 0.0.0.0 पे चलाना पड़ेगा, तब जाके अपना काम चलेगा। तो डेटा नोड को अपन सेम 0.0.0 पे चलाएंगे। बट फिलहाल तो कमांड्स के ऊपर आ जाते हैं, जो मेन कमांड्स है HDFS की। अब फाइल आपने अपलोड कर दी है, वैसे तो यहाँ से तो आप चेक कर पा रहे हो लिनक्स से तो कि जो अपने याहू के अंदर जो फाइल अपलोड करी है break.py, अगर आप देखोगे तो इसमें एक ही ब्लॉक है, ब्लॉक 0 ओनली। क्यों? और वो ब्लॉक 0 कहाँ पे अवेलेबल है, सिर्फ एक नोड पे अवेलेबल है जो लोकल होस्ट नोड है। अगर रेप्लिकेशन 3 होता और 3 अलग अलग नोड होते, और ये दिक्कत है, देखो लोकल होस्ट लिखा हुआ है ना, डेटा नोड लोकल होस्ट पे चल रहा है। डेटा नोड कहाँ चलना चाहिए था, 0.0.0.0। अगर डेटा नोड 0.0.0 पे चलता तो फिर विंडोज से अपन सारा काम कर सकते थे। तो अभी सिर्फ लोकल होस्ट पे अवेलेबल है, यानी लिनक्स मशीन पे अवेलेबल है, और अपना ब्लॉक 0 है। ठीक है, आप इस फाइल की फर्स्ट लाइनें देख सकते हो, हेड देख सकते हो कि ये जो फाइल आपने अपलोड करी है इसके स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है। तो हेड में एक्चुअली 32 KB डेटा दिखाता है ये, तो अपनी फाइल तो 32 KB की है ही नहीं, इसने पूरा कोड दिखा दिया अपना। बट ये आपको यहाँ से ब्लॉक आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ से, तो अपन क्या करते हैं, ये जो काम अपन ने ग्राफिकली किया है ये काम अपन कमांड लाइन से करते हैं। कमांड लाइन से करने के लिए टर्मिनल है, वहाँ पे अपन कमांड चलाएंगे HDFS पहले तो उस फोल्डर में चले जाओ जहाँ से फाइल अपलोड करनी है। तो मैं CD करके अपने होम डायरेक्टरी में आ गया और डाउनलोड्स फोल्डर में चला गया। ये फाइल अपने काम आएगी, कौन सी फाइल, एनाकोंडा वाली फाइल, वील यूज़ दिस फाइल। ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस फाइल को अपलोड करना है मेरे को। कहाँ अपलोड करना है, कौन से लोकेशन पे अपलोड करना है, मेरे को HDFS में अपलोड करना है। कहाँ पे, हडूप यूजर में अपलोड करना है। मैंने एक फोल्डर बना रखा था डेटा फोल्डर, उस डेटा फोल्डर में मेरे को अपलोड करना है। ठीक है, या अपने एक पाइथन फोल्डर बना रखा है, तो पाइथन फोल्डर में अपने को अपलोड करना है। यू सी, अपने पास पाइथन फोल्डर बना हुआ है, वो तो अपन यहाँ से विंडोज से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि चेक करने में कोई एरर नहीं है विंडोज़ में अपने। तो अगर आप चेक करोगे तो आप यूटिलिटी में जाके फाइल सिस्टम में जा सकते हो, और यूजर के अंदर हडूप में जा सकते हो, और यहाँ पे पाइथन में जा सकते हो। अब यहाँ पे कोई फाइल अपलोड नहीं हो रखी है। जैसे मैं यहाँ पे कमांड चलाऊंगा फाइल अपलोड हो जाएगी। कमांड क्या रहेगी, HDFS कमांड से अपना अपलोड कर सकते हैं डेटा, कि मेरे को अपलोड करना है कौन सी फाइल को, एनाकोंडा वाली फाइल को। एक कैपिटल ध्यान रखना, कहाँ पे अपलोड करना है अपने को, /user हडूप पाइथन ऐसे भी लिख सकते हो, या डायरेक्टली पाइथन भी लिख सकते थे, कि डायरेक्ट पाइथन लिखते तो भी चल जाता। क्यों? क्योंकि ये यूज़र हडूप तो अपना डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है। तो मैं एंटर मारूंगा, ये फाइल अपलोड करना स्टार्ट करेगा यहाँ से। अब देखो ये इसकी साइज़ कितनी है अपनी इस फाइल की, एनाकोंडा वाली फाइल की, वो अपन चेक करेंगे पहले यहाँ पे, फिर अपन देखते हैं कितने ब्लॉक बन सकते हैं। तो मैंने LH किया, तो दिखा रहा है कि जो साइज़ है वो 529 MB है। 529 MB का मतलब हो गया अपने पास 529 MB है। तो इसको अपन डिवाइड करेंगे 128 MB के पार्ट्स में, तो कितना अपने को मिलेगा। तो अपन 529 को डिवाइड कर देते हैं 128 से, तो लगभग अपने को कितने ब्लॉक मिलेंगे, 4.13 ब्लॉक मिलेंगे। यानी टोटल इस फाइल को सेव करने के लिए कितने ब्लॉक्स लगेंगे अपने, 5 ब्लॉक्स का डेटा अपन स्टोर करेंगे। तो 5 ब्लॉक में फाइल डिवाइड हुई होगी। ये जो एनाकोंडा वाली फाइल है, इसका जो कंटेंट है वो कितने ब्लॉक में डिवाइड हुआ होगा, 5 ब्लॉक में, और वो 5 ब्लॉक अलग अलग जाके स्टोर हुए होंगे। तो अपन अगर चेक करें यहाँ पे फाइल सिस्टम में कोई फाइल थी नहीं, रिफ्रेश करेंगे, एनाकोंडा वाली फाइल आ गई। देखो ये अपनी फाइल अपलोड कर दी है, तो ये पाथ आपको पता ही है कहाँ पे अपलोड करी है आपने। इस फाइल पे आप क्लिक करोगे तो ये तो मेटा इन्फॉर्मेशन थी बाहर, तो ये ब्लॉक इन्फॉर्मेशन आ गई कि ब्लॉक जीरो ये इसकी ब्लॉक ID है, ये इसका ब्लॉक पुल ID है। ठीक है, ये जनरेशन टाइम स्टैम्प है,
ये इसकी साइज़ है। ये जो ब्लॉक है वो 128 MB का है प्रॉपर, मतलब ब्लॉक साइज़ तो 128 MB होती है, तो ब्लॉक साइज़ दे रखी है अपने को 128 MB। अगर आप 5th ब्लॉक में जाओगे, 4th ब्लॉक में जाओ, 5th ब्लॉक में जाओगे, ये 128 MB का प्रॉपर नहीं है, देखो, है ना। तो आप देखोगे हर ब्लॉक की साइज़ थोड़ी थोड़ी डिफरेंट आ रही है आपकी। यहाँ तक तो 128 MB का था, लास्ट वाला ब्लॉक थोड़ा छोटा आएगा आपका, क्योंकि उसमें कम डेटा रखा हुआ है। तो एक्चुअल साइज़ अलग होती है, ब्लॉक साइज़ अलग होती है, ये दिमाग में रखना। 5 ब्लॉक्स हैं, 0 1 2 3 4, क्योंकि ये जो फाइल आपकी एनाकोंडा डॉट वाली फाइल, ये 529 MB की फाइल थी, तो वी नीड 5 ब्लॉक टू स्टोर दिस फाइल। और रियल लाइफ में तो 5 ब्लॉक क्या होंगे, 5 अलग अलग नोड्स पे स्टोर होंगे, और उनके भी क्या बनेंगी, 3 कॉपीज़ बनेगी। तो कितने, ये जो 5 ब्लॉक है एक्चुअली में 15 ब्लॉक कॉपी होंगे अपने। यहाँ पे एक ही नोड पे अवेलेबल था, यहाँ पे आपको 3 नोड दिखाएगा वो, कि इस नोड पे अवेलेबल है, ये ब्लॉक इस नोड पे अवेलेबल है, ये ब्लॉक इस नोड पे अवेलेबल है। तो वो आप कर सकते हो, बट एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि जो फाइल अपना अपलोड करते हैं वो 5 ब्लॉक में ब्रेक हुई है। और ये ब्लॉक आईडी से आप इन ब्लॉक को पढ़ भी सकते हो कि कौन से ब्लॉक में क्या रखा हुआ है ना। तो अपन अगर चेक करना चाहें तो अपने को पता ही है कि डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है। पहले डेटा नोड में कुछ गया नहीं था, अब अपने फाइल्स अपलोड कर दिए तो बहुत सारे ब्लॉक्स बन गए होंगे। तो अपन अगर जाके चेक करें कि वेयर हडूप, वेयर के अंदर वेयर हाउस के अंदर हडूप, उसमें डेटा नोड, उसके अंदर करंट फोल्डर में गए और वहाँ से ब्लॉक पूल में गए। ब्लॉक पूल में जाने के बाद अपने पास करंट है, और करंट में अपने को फाइनलाइज डेटा मिल रहा है। अब फाइनलाइज डेटा में देखो सब डायरेक्टरी बन गया, अब बहुत सारे फोल्डर बनेंगे, सब डायरेक्टरी है, सब डायरेक्टरी में वापस से सब डायरेक्टरी है, उसके अंदर जाके आपको ब्लॉक फोल्डर्स मिलेंगे, ये आपके ब्लॉक्स हैं। डेटा नोड सिर्फ क्या स्टोर करता है, ब्लॉक स्टोर करता है, और साथ में ब्लॉक का मेटा स्टोर करता है। मेटा का मतलब मैंने आपको बताया था चेक पॉइंट्स, सॉरी चेक सम वैल्यूज। तो ये जो नोड है ये डेटा तो स्टोर कर देगा ही, साथ में उसकी चेक सम वैल्यू भी स्टोर करेगा फॉर डेटा इंटीग्रिटी, कि डेटा इंटीग्रेटेड है या नहीं है। अब अगर आप यहाँ से केट करते हो कि यार ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है, कि ब्लॉक 100, सबसे पुराना ब्लॉक देखते हैं वो अपनी कौन सी फाइल होगी। सबसे पुराना ब्लॉक जो होगा वो अपनी फाइल होगी जो फर्स्ट टाइम अपन ने पाइथन वाली फाइल अपलोड करी थी। तो सबसे पुराना ब्लॉक अपना 16 बज के ये ही था, 1825 वाला, 4 बजे के आसपास इसके हिसाब से। तो अपन इसको केट करते हैं और अपन लिखते हैं केट करके कि भाई हमारा जो ब्लॉक है, हमें कौन सा ब्लॉक क्रिएट करना है, ब्लॉक 10825, 10825, ये हमें ब्लॉक रीड करना है। तो देखो ये वो फाइल थी अपनी जो अपने अपलोड करी थी, कंटेंट है उस फाइल का, ठीक है। तो ये जो पाइथन फाइल अपने अपलोड करी थी उसका कंटेंट है, कंटेंट अपने डेटा नोड पे स्टोर होता है। और इसका मेटा पढ़ना है तो डॉट मेटा आप लगा सकते हो, .5_1001 मेटा। ये फाइल आप चेक करोगे तो मेटा इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पर सेव हो रही है। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर आप देखोगे अपनी जो ये बाकी के ब्लॉक्स हैं, ये सारे ब्लॉक कौन से हैं, ये सारे ब्लॉक अपने एनाकोंडा वाली फाइल के लिए है, उनके अलग अलग मेटा इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। तो अगर आप कोई भी ब्लॉक क्रिएट करोगे, ब्लॉक 10734828 वाला करके देखते हैं अपन, तो ये देखो ये एनाकोंडा वाली स्क्रिप्ट की फाइल्स रखी हुई है, तो इसमें जो डेटा रखा हुआ तो डेटा आप यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा, मेरे को ये फाइल डिलीट करनी है, मेरे को ये सब कुछ डिलीट करना है, अपने को फोल्डर फाइल डिलीट करनी है जो फाइल अपने पास आई है। तो उसके लिए कमांड क्या होगी, rm कमांड होगी रिमूव करने के लिए। तो पुट कमांड पुट करने के लिए अपन लिखेंगे HDFS-rm, और डायरेक्टरी रिमूव करनी है तो -r लगा देंगे कि मेरे को पूरी पूरी डायरेक्टरी रिमूव करनी है। कहाँ से, /user हाडूप के अंदर अपने पास फोल्डर का नाम क्या था, पाइथन फोल्डर को डिलीट करना है, ठीक है। देखो कितना जल्दी डिलीट हो गया, डेटा डिलीट हुआ क्या, ठीक है। सिर्फ एक ब्लॉक बचा है, वो कौन सी फाइल का बचा है, अपनी जो प्रीवियस फाइल थी अपनी वो बचा है। तो यू कैन जस्ट सी, यू कैन सी द इन्फॉर्मेशन। ये आज का सेशन सिर्फ ऐसा था कि थोड़ा प्रैक्टिकली आपको दिखाने के लिए था कि प्रैक्टिकली कैसे चीज़ें हो रही है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। वरना 2 दिन में तो मैं आपका हडूप का आधा पार्ट ख़त्म कर देता अगर मैं चाहता तो। पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझो कि चीज़ें कैसे हो रही है। रटने वाला पढ़ना है या सिर्फ कोर्स कवर करना है तो वो तो बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। समझना है तो यू शुड अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच आई एम टेलिंग यू। आई एम नॉट गोइंग सो फास्ट जस्ट बिकॉज इफ आई गो फास्ट यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। तो मैं आपको ब्लॉक साइज दिखा दी मैंने आपको, और कमांड्स है। कमांड्स में तो क्या है कि आप फाइल सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो इंटरेक्शन की अपन चीज़ें देखते हैं। तो HDFS DFS LS कमांड अपन ने पढ़ ली है।
रिमूव कमांड अपने पढ़ लिए, ऐसे बाकी कमांड्स हैं। तो कमांड्स की आप प्रैक्टिस करोगे, मैंने आपको दिया हुआ है कि कमांड्स की आप प्रैक्टिस करना। जैसे डिस्क यूज़ वगैरह देखना है वो भी आप देख सकते हो। तो हर कमांड का एक प्रॉपर क्या दिया हुआ है वहाँ पे, अभी आज के सेशन में क्या करें अपन हर कमांड का प्रॉपर यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो अगर आप हाडूप की साइट पे जाओगे तो यहाँ पे अपन चले जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में 3.3 और HDFS डॉक्यूमेंटेशन में कि कौन कौन से कमांड अपन यूज़ कर सकते हैं। मैं फटाफट बताता हूँ आपको कौन कौन से कमांड कैसे काम आएगी अपनी। तो यहाँ पे आप जाओगे तो हाडूप का आर्किटेक्चर आपने पढ़ ही लिया होगा, स्ट्रीमिंग डेटा कैसे होगा, डेटा सेट कैसे होगा, ये रेप्लिका प्लेसमेंट वगैरह आपको बता रहे हैं। ये कमांड्स आएगी अपनी FSCL की। तो इन कमांड से अपन देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो कमांड बता रखी है अपने को, वो कमांड बता रखी है अपनी अपेंड टू फाइल कमांड बता रखी है। हडूप FS फाइल के आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। तो जो पहली कमांड है वो अपेंड टू फाइल कमांड है। अब अपेंड टू फाइल का मतलब क्या है कि जैसे एक फाइल अपन क्रिएट कर लेते हैं, फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिकल काम कर लेते हैं हडूप में। HDFS DFS हाइफन डेटा तो अपने क्रिएट कर ही रखा है। मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ कि विम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं अपन फाइल्स नाम से, इसमें स्टोर कर लेता हूँ मैं। तो विम वन डॉट पार्ट 1 डॉट टेक्स्ट में लिखा हेलो आई हैव सम डेटा, इट इज पार्ट 1, लेट्स सेव इट, let's save this file into hadoop is slash user hadoop data and file, इस नाम से अपन सेव करना चाहते हैं। तो मैं बाहर आया, या कुछ कंटेंट अपने लिखा है फाइल में, इस फाइल को अपलोड करना है अपने को। कमांड पुट कमांड मैंने आपको बताई थी, आप पुट कमांड यूज़ कर सकते हो या आप चाहो तो इस फाइल को कॉपी कर सकते हो। तो एक कमांड होती है कॉपी फ्रॉम लोकल, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। पुट कमांड में लास्ट टाइम यूज़ करी थी, तो मैं दूसरी कमांड यूज़ कर रहा हूँ कॉपी फ्रॉम लोकल। इसका मतलब है कि लोकल फाइल सिस्टम यानी लिनक्स फाइल सिस्टम से हडूप के अंदर मेरे को फाइल कॉपी करनी है। कौन सी फाइल कॉपी करनी है अपने को, पार्ट 1 डॉट टेक्स्ट फाइल कॉपी करनी है। कहाँ पे कॉपी करनी है हडूप के अंदर, हडूप के अंदर मेरे को आप चाहते हैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि HDFS://localhost:9000 अगर आपको क्लियर रखना है, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। और इसको लिखने के लिए आप लिख सकते हो पूरा पाथ दे सकते हो कि फाइल सिस्टम में कहाँ पे रखी हुई है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो कि ये तो मेरा एड्रेस है किसका, नेम नोड का, जहाँ पे अपलोड करना है और कौन से फोल्डर में अपलोड करना है, /user hadoop डेटा फोल्डर में। अगर आप सीधा लिखोगे /user hadoop डेटा तो भी काम चल जाएगा अपना। तो बोल रहा है कि फाइल HDFS://पोर्ट नंबर, ये बोल रहा है कि स्पेसिफाई कॉमा सेपरेट फाइल्स ऑफ लिस्ट, इसका चेहरा दे रहा है अपने को। अननोन कमांड बता रहा है कॉपी फ्रॉम लोकल, वाह C स्मॉल आएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी मिस्टेक है बस, अपना C स्मॉल रहेगा कॉपी फ्रॉम लोकल में। तो फाइल अपना अपलोड कर रहे हैं, फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए कमांड है अपनी HDFS://ls कि यूज़र हडूप डेटा में कोई फाइल आई नहीं आई है। आप ग्राफिकली चेक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा लंबा काम है, अपन कमांड लाइन से काम कर रहे हैं। तो ये अपनी कमांड है जिसे अपन चेक कर सकते हैं फाइल बनी नहीं बनी। देखो फाइल आ गई। इस फाइल का अगर स्टार्टिंग की कुछ लाइन्स देखनी है, मतलब स्टार्टिंग की तो नहीं देख सकते, लास्ट की कुछ लाइन्स देख सकते हैं, तो अपने पास एक टेल कमांड होती है जो आपको बताएगी कि जो फाइल आपकी डेटा के अंदर कौन सी फाइल डॉट टेक्स्ट फाइल आपने जो अपलोड करी है, इसमें क्या क्या कंटेंट रखा हुआ है। फाइल डॉट टेक्स्ट पार्ट 1 डॉट टेक्स्ट, सॉरी पार्ट 1 डॉट टेक्स्ट, ये फाइल अपने अपलोड करी है। तो इस फाइल का टेल देखेंगे तो देखो ये लिखा हुआ है आई हैव सम डेटा, इट इज़ पार्ट 1, दिस इज दिस, ये अपनी फाइल है, पार्ट 1 फाइल है, ठीक है। इस फाइल का कंटेंट अपन देख सकते हैं। टेल आपको सिर्फ कुछ लास्ट की कुछ लाइन्स दिखाता है, कुछ का मतलब है 32 KB की लाइन्स दिखाता है। आप केट कमांड से पूरी की पूरी फाइल का कंटेंट व्यू कर सकते हो। तो जैसे नॉर्मल केट कमांड चलती है अपने लिनक्स में, सेम केट कमांड है HDFS://ket एंड देन फाइल का नेम, वो आपको कंटेंट शो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अपने की जो कमांड थी अपेंड टू फाइल कमांड थी, ये जो पहली कमांड अपन देख रहे थे, यहाँ पे मैं कैसे आया था क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन फर्स्ट कमांड पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट कमांड कैसे काम कर रही है अपनी, ये बता रहा है कि अपेंड टू फाइल कमांड काम आती है अगर आप कोई जो फाइल पहले बना रखी है और उस फाइल में कुछ आगे कंटेंट ऐड करना है, तो आप ऐड कर सकते हो।
करते हैं। पार्ट 2 टेक्स्ट। I am a new data that should be added to existing file, पार्ट 1। तो कुछ फाइल अपने पहले अपलोड कर दी थी, तो उसी फाइल में अपने को चेंजेस करना है। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से कंटेंट चेंज करवा दिया ना, तो ये अपन कुछ यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं। कंटेंट में मत जाओ, तो ऐसे अपन बना रहे हैं जस्ट बिकॉज टू मेक दिस लुक लाइक ए डिफरेंट फाइल। तो डिफरेंट फाइल है, क्या लिखेंगे अपन, HDFS हाइफन अपेंड, और क्या नाम है इसका, अपेंड टू फाइल। तो अपेंड टू फाइल, कौन सी फाइल को अपेंड करना है अपने को, पार्ट 2 वाली फाइल को अपेंड करना है। कौन सी फाइल में अपेंड करना है, सीधा लिख सकते हैं अपन, क्योंकि हडूप यूजर हडूप में रखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कि डेटा डायरेक्टरी है, उसके अंदर हमारे पास फाइल का नाम क्या था, part-1.txt फाइल था, इसी में अपेंड करना है। डन। तो अब आप क्या देखोगे, जो लास्ट कमांड अपन चलाई थी कैट करने के लिए part-1.txt फाइल को, इसमें आपका नया डेटा आगे ऐड हो चुका है, अपेंड हो चुका है। तो अगर पे एग्जिस्टिंग फाइल रखी हुई है, उसी फाइल में कुछ और कंटेंट ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हो, है ना। मेरी जो ब्रेक फाइल थी, मैं लिख सकता हूँ कि मेरे को अपेंड करना है, कौन सी फाइल को अपेंड करना है, break.py फाइल को अपेंड करना है। वो कहाँ रखी हुई है, वो रखी हुई है फाइल के अंदर /user/ होम के अंदर, हडूप यूजर के अंदर रखी हुई है break.py फाइल। देखो यहाँ पे मैं एब्सोल्यूट पाथ दे रहा हूँ, और ये मैंने आपको, आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो, HDFS://localhost 9000 पे अपन ने चला रखा है, और उसके अंदर अपने पास यूजर हडूप फोल्डर है। ये आपको प्रॉपर आइडिया दे रहा है, ये कमांड प्रॉपर आइडिया दे रही है कि मेरे को अपेंड करनी एक फाइल जो कहाँ रखी हुई है, लोकल फाइल सिस्टम में रखी हुई है, लिनक्स में रखी हुई है। यहाँ पे लिनक्स के अंदर एक फोल्डर है होम, उसमें हडूप फोल्डर है, और उस हडूप फोल्डर के अंदर break.py फाइल है। तो वहाँ से एक फाइल उठानी है लिनक्स से, लोकल फाइल सिस्टम से, उसको अपेंड करना है कौन सी फाइल में, जो HDFS में रखी हुई है, कहाँ पे, यूजर हडूप डेटा के अंदर part 1 में। तो इसका एंटर मारेंगे तो ये भी प्रॉपरली वर्क करनी चाहिए कमांड अपनी। और अगर आप दोबारा कैट कमांड चलाओगे तो जो नई फाइल है, इसका डेटा भी कहाँ अपेंड हो चुका है, अपनी एग्जिस्टिंग फाइल में अपेंड हो चुका है। देखो फाइल part 1 जो फाइल थी अपनी, वो सारी डेटा, part 2 का डेटा, और ये जो फिर अपन ने आगे पाइथन वाली फाइल का डेटा अपन ने अपेंड कर दिया। तो ये तो आपकी अपेंड फाइल थी। दूसरी कमांड कौन सी दे रखी है इसने अपने को, दूसरी कमांड है कैट कमांड, ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। कैट यानी कि क्या करना, कंटेंट शो करना, चेकसम वैल्यू चेक करने के लिए, कोई भी फाइल है उसकी चेकसम वैल्यूज़ को लेने के लिए, कि आपकी चेकसम इन्फॉर्मेशन आपको रिट्रीव करनी है। और इसमें आप -v ऑप्शन यूज़ कर सकते हो ब्लॉक साइज़ को चेक करने के लिए। तो करके देखते हैं इसको यूज़ कैसे करेंगे अपन। यूज़ करने के लिए चेकसम -v और URI किसको बोलते हैं अपन, URI यानी यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर। और ये क्या होता है आपका, HDFS://localhost 9000 और path2 फाइल, ये यूनिक रिसोर्स है अपना। तो अपन क्या लिखेंगे कि HDFS://checksum, मेरे को चेकसम वैल्यू चेक करनी है, ब्लॉक साइज भी चेक करनी है, और URI कौन सा है अपना, HDFS://localhost 9000, या सीधा लिख देंगे तो भी चलेगा कि मेरे पास एक फोल्डर है किस नाम से, डेटा नाम से, और उसके अंदर part-1.txt फाइल मैंने अपलोड करी हुई है। इट विल वर्क, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये कन्वर्ट कर देता है इसको। ये जो डेटा part-1 टेक्स्ट लिखा हुआ है ना अपन ने, ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट होगा, HDFS://localhost 9000, और क्योंकि अपन रिलेटिव पाथ यूज़ कर रहे हैं तो इसमें ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा /user/hadoop, और उसके बाद में आपका ये पार्ट ऐड हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको कि 1.txt फाइल जो है, इसका ये चेकसम वैल्यू है MD5 ऑफ 0, MD5 ऑफ दिस एंड दिस इज योर चेकसम वैल्यू। जब आप डेटा गेट करोगे, अपन फाइल डाउनलोड करेंगे, आप उसकी चेकसम वैल्यू निकाल सकते हो और इस वैल्यू से मैच कर सकते हो। अगर दोनों चीज़ें मैच कर रही है तो आपका डेटा क्या है, इंटीग्रेटेड है। और ब्लॉक साइज दे रखी है कि ब्लॉक साइज कितनी है इस फाइल की, 128 MB ब्लॉक साइज है। -v हटा देंगे, ब्लॉक साइज नहीं मिलेगी। तो आप हर फाइल का क्या कर सकते हो, चेकसम वैल्यू चेक कर सकते हो यूजिंग दिस कमांड। जो नेक्स्ट कमांड है अपने पास, इस URL को मेरे को यहीं पे खोल लेने दो, क्योंकि वहाँ पे जानते रहे बहुत टाइम लगेगा, बार जा रहे हैं अपन। तो कैसे खोलेंगे अपन, hadoop.apache.org डॉक्यूमेंटेशन 3.3 एंड HDFS।
ठीक है, तो HDFS में यूज़र गाइड में चले जाते हैं सीधा, और यहाँ से नीचे आएंगे अपन, FS शेल कमांड्स आपको दी हुई है, यहाँ FSC के बैलेंस मोड, थोड़ा सा नीचे आओ, ये पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना HDFS का पूरा कंप्लीट करना है आपको। स्नैपशॉट्स, एडिट्स, इमेज व्यूअर, HDFS, बहुत सारी चीज़ें रखी देखो इसमें। अपन अभी क्या पढ़ रहे थे, अपन कमांड लाइन पढ़ रहे थे, आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे ना, उस आर्किटेक्चर में जाके अपन नीचे इसके FS शेल के बारे में बात कर रहे थे। ये रहा FS शेल। तीसरी जो अपनी कमांड है, चेकसम अपने चेक कर लिया, CHGRP कमांड है ग्रुप चेंज करने के लिए, ठीक है, सेम कमांड है, आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जैसे मैं चेक करूँ HDFS DFS, HDFS DFS -ls, डेटा फोल्डर की अपन बात करें, मेरे को एरर्स नहीं देखनी है, मतलब वार्निंग्स नहीं देखनी, तो मैंने वार्निंग हटा दी। तो देखो बता रहा है कि जो फाइल है ये हडूप यूजर इसका ओनर है और सुपर ग्रुप इसका ग्रुप है। आप चाहते हो कि ग्रुप चेंज करना चाहते हो आप इसका फाइल का, तो कैसे करेंगे, CHGRP कमांड, ठीक है, डेटा के अंदर किसको बनाना है ग्रुप, हडूप ग्रुप बनाना है अपने को, किसको, डेटा पार्ट 1.txt फाइल का चेंज करना है। और ये देवनागरी इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मेरे को एरर वाली वो वार्निंग वाली चीज़ नहीं दिखे और सिर्फ आउटपुट दिखे अपने को। दोबारा आप एलएस करोगे क्या दिखेगा आपको, आपका सुपर ग्रुप चेंज होना चाहिए। तो CHGRP कमांड अपने यूज़ करिए, पार्ट 1.txt फाइल है, अभी भी इसका ग्रुप चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर कुछ एरर आ गई थी, क्योंकि अपन एरर को क्या कर दिया, रिडायरेक्ट कर दिया। तो एक बार इसको रन करो, आपको एरर दिख जाएगी, यहाँ पे बोल रहा है कि पार्ट स्पेलिंग गलत है, वही है। तो इसलिए कभी कभी रिडायरेक्शन इसलिए भी जरूरी हो, नहीं करना जरूरी होता है, कि कई बार क्या होता है एरर आ जाती है, तो आप चेक करना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने यहाँ पे पार्ट 1 को उल्टा लिख दिया, कमांड चलाइए, अपने चेंज किया ग्रुप को, उसके बाद अपन वापस एलएस करेंगे। तो जब आप एलएस करोगे यू कैन जस्ट सी ग्रुप नेम चेंज हो गया। ओनर नेम चेंज करना है, ओनर नेम को सुपर ग्रुप बनाना है, तो इसको अपन कर सकते हैं कि यार जो सुपर ग्रुप है उसी को बनाना है मेरे को ओनर, तो CH ओन कमांड होती है कि सुपर ग्रुप को बना देंगे। तो जो वेब आगे अपने को एरर था ना, डॉक्टर हु की एरर दे रहा था, आप डॉक्टर हु नाम से भी क्रिएट कर सकते थे। आप ओनर डॉक्टर हु को बना देते तो भी बिना परमिशन दिए वो बंदा अपने फोल्डर में फाइल्स अपलोड कर सकता था। अरे एलएस कमांड कहाँ गई, तो एलएस कमांड फायर करेंगे, यू कैन जैसी सुपर ग्रुप ओनर बन गया, हडूप अपना ग्रुप बन गया, एक्सचेंज कर दिया अपन ने। तो ये कमांड अपने को दी हुई है। CH मोड कमांड परमिशन चेंज करने के लिए, अभी अपने पास परमिशन क्या है, रीड राइट रीड रीड, मैं चाहता हूँ कि फुल परमिशन हो इस फाइल पे सबको। तो नॉर्मल कमांड है जैसे लिनक्स में अपन यूज़ करते हैं CH मोड, सेम कमांड है CH मोड, और 777 देना है अपने को, फुल परमिशन देनी है, दैट्स इट। आपकी फुल परमिशन अप्लाई हो जाएगी। तो आप एलएस करोगे दोबारा से, व्हाट यू विल सी फुल परमिशन अप्लाई हो गई है, आपके फाइल को कोई भी यूज़ कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है अपने पास कॉपी फ्रॉम लोकल, पढ़ चुके हैं, लोकल फाइल सिस्टम से कॉपी करना है हडूप पे, कॉपी टू लोकल, हडूप से कोई फाइल लोकल फाइल सिस्टम में कॉपी करनी है, इस फाइल को डाउनलोड करना है आपको, है ना। तो CD फाइल्स में चला जाता हूँ, यहाँ पर डाउनलोड करना है मेरे को, इसको रिमूव करता हूँ, rm-rf स्टार, कोई फाइल्स नहीं रखी हुई है, डाउनलोड करना है अपने को फाइल को, कैसे करेंगे, HDFS DFS कॉपी करेंगे, कॉपी टू लोकल। अब ये कॉपी टू लोकल की यूज़ कर रहे हैं क्योंकि लिनक्स से लिनक्स में ट्रांसफर हो रहा है, तो अपन कॉपी टू लोकल यूज़ कर सकते हैं। तो कॉपी टू लोकल, एंड देन कौन सी फाइल कॉपी करना है अपने को, वो URL डाल देंगे कि हडूप के सॉरी डेटा के अंदर से part1.txt फाइल कॉपी करना है, किस नाम से कॉपी करना है, माई डेटा नाम से कॉपी करना है, माई डेटा.txt नाम से कॉपी करना है। तो क्या करेगा, इस फाइल को डाउनलोड कर देगा आपके पास यहाँ पे लोकल फाइल सिस्टम में लिनक्स में, किस नाम से, माई डेटा.txt नाम से। आप चेक करोगे केट माई डेटा.txt, यू कैन सी द फाइल कंटेंट। तो अगर आपको फाइल डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड करने के लिए अपने कॉपी कमांड चला सकते हैं, कॉपी टू लोकल कमांड। यहाँ पे HDFS का पाथ आ जाएगा और फिर आपके लिनक्स का पाथ आ जाएगा, लिनक्स फाइल सिस्टम का पाथ कहाँ पर डाउनलोड करना है। इफ़ यू गो फॉरवर्ड देन दूसरी अपनी काउंट कमांड है, ये नई कमांड आई है, ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ डायरेक्टरीज फाइल्स बाइट्स अंडर द पाथ, काउंट करने के लिए काम आता है, इसके मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है, जैसे Q ऑप्शन है अपना, QHVXT, ये अपने ऑप्शन है स्टोरेज टाइप वगैरह। तो यहाँ पर बता रहा है कि U और Q ऑप्शन कंट्रोल व्हाट कॉलम्स एंड आउटपुट कंटेंट्स, Q मीन्स
शो कोट्स यू मीन्स लिमिट्स, ठीक है। तो कोट्स और लिमिट शो करने तो आप शो कर सकते हो। तो द आउटपुट कम्स विद द काउंट क्यू आर, कोटा, रिमेनिंग कोटा, स्पेस कोटा, रिमेनिंग स्पेस, कोटा डायरेक्टरी वगैरह वगैरह ऐसे आएगा। और कॉलम विद काउंट हाइफन यू अपने क्या मिलेगा, रिमेनिंग स्पेस कोटा, रिमेनिंग स्पेस कोटा पाथ नहीं मिलेगा, ये फाइल काउंट कंटेंट काउंट वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। टी ऑप्शन क्या कर सकते हो, मतलब पढ़ लेना कि क्या टी ऑप्शन क्या बता रहा है अपना, तो अपन इसका कोई यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये URI दिया हुआ है, URI का मतलब वही है, फाइल का नाम देना है आपको। तो आप लिख सकते हो, अपन लिख सकते हैं कि HDFS हाइफन कौन सी कमांड है, काउंट कमांड है, कि काउंट करो, डिफॉल्ट यूज़ करते हैं, काउंट करना है अपने को डेटा के अंदर से, या पूरा लिख दो कि HDFS:// localhost 9000 डेटा के अंदर से, इसमें यूज़र हडूप डेटा के अंदर से हमें कौन सी फाइल अपनी डेटा डायरेक्टरी चेक करना है, तो डेटा डायरेक्टरी अपन चेक कर लेंगे। तो बोल रहे हैं कि ये फाइल है आपकी, 1 फाइल है और इस तरह से आपको आउटपुट मिल रहा है। अब इसमें अपन हाइफन क्या लगा देते हैं, हाइफन यू, और हाइफन क्या था अपने पास, हाइफन क्यू था। तो क्यू लगाने पर अपने को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जैसे आप क्यू लगाओगे तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, देखो नन इन्फिनिटी 1 फोल्डर है, 1 फाइल है, 749 बाइट्स वगैरह है, स्पेस फ्री वगैरह है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये काम आ जाएगी आपके CP कमांड, सेम है कॉपी फ्रॉम लोकल की तरह, हडूप से हडूप में कॉपी करने के लिए, ठीक है। हडूप टू हडूप कॉपी फाइल्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, दिस कमांड अलाउस अस मल्टीपल सोर्सेस एज वेल एज विच केस द डेस्टिनेशन मस्ट बी ए डायरेक्टरी, ठीक है। तो मल्टीपल फाइल्स को कॉपी करना है आपको, आप कॉपी कर सकते हो CP कमांड के थ्रू, हडूप से हडूप में, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी कमांड्स है, थोड़ी मैंने बताई है, बाकी आप ट्राई करना CP DF DU इन कमांड्स को कंप्लीट करना। तो आपका इस 5 डे में टास्क ये रहेगा कि कोई कमांड नहीं आ रही है, आप मेरे को इस वीक के अंदर ही पूछ लेना डाउट, कहाँ पे, टीम्स के ऊपर पूछ लेना या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना, डाउट्स क्लियर करना है। सारी कमांड्स आपको अपने हाथ से रन करके देखनी है, हडूप रन हो रहा है, सब कुछ रन हो रहा है, सारी कमांड्स रन करके देखनी है, समझनी है कौन सी कमांड क्या कर रही है। क्योंकि कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, अभी आज तो अपने पास टाइम कम बचा है, बट जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हडूप का, उस हडूप में अपन क्या बनाएंगे, अपन एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे स्टोरेज के लिए ना, पाइथन की एप्लीकेशन की, आप पाइथन एप्लीकेशन चलाओगे, वो आपकी फाइल्स अपलोड करेगी हडूप में, वहाँ से फाइल डाउनलोड करेगी। तो ये आपका एक मिनी प्रोजेक्ट आ रहा है। तो नेक्स्ट सैटरडे को अपन मिनी प्रोजेक्ट करेंगे, और संडे को अपन, हो सकता है सैटरडे को अपन HDFS फिनिश कर दें, MapReduce की बात करेंगे, ठीक है। डन, विदाउट किसी को तो पूछो। तो आपका काम सिर्फ HDFS को पढ़ना है, और जिन्होंने PPT नहीं बना के सबमिट करी उन्हें PPT बना के सबमिट करना है। कुछ नहीं पूछना किसी को, रेस्पॉन्स तो करो, यस नो कुछ भी। समझ आया नहीं आया? हाँ, PPT फॉर HDFS समरी एंड कमांड्स, इस तरह से PPT कि आप उससे पढ़ लो, तो आपको HDFS दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उधर भागना नहीं पड़े, है ना। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीक में। के लिए आप मेहनत करो, इंस्टॉलेशन करो, कोई डाउट आता है मेरे से पूछो, और वो जो बुक है उस बुक को पढ़ना है, स्टार्टिंग है 1st चैप्टर और 3rd चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है। और उस बुक में अगर कोई डाउट आता है ना, किसी भी जगह चैप्टर पढ़ रहे हो आप, वो सारे डाउट्स आपको मेरे को डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। अगर तुम हाथ से लिख रहे हो तो कंप्यूटर में टाइप कर दो, कि बात एक ही है ना, फर्क नहीं पड़ेगा। कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते हो तो टाइप करोगे तो भी वो हाथ से लिखने वाली चीज़ होगी, ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर, बाय बाय। स्टॉप्स किया अपन ने, पावर ऑफ किया, विल रिज्यूम फ्रॉम हियर, बाय बाय।